हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ एक बेसिक पोर्शन एग्रीकल्चर का, क्योंकि एडीओ के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस पूरी वीडियो से आपके बन सकते हैं। एंड ये 25 से 26 लेक्चर हैं, इनको हम कंबाइन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है कि इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, क्या क्या इसकी ब्रांचेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, द टर्म एग्रीकल्चर डिराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड हम सब लोग जानते हैं। एगर मीन सोइल, कल्चर मीन कल्टीवेशन, वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम। Agriculture is an applied science with the आपका all aspect of crop production like horticulture, livestock rearing, इन सभी को combine activities हम बोल सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर डिफाइंड आर्ट की तरह, साइंस बिजनेस प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स हम बोल सकते हैं, लाइवस्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पज। आर्ट की तरह कैसे इसको बताएंगे हम, द वे टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ द फार्म इन ए स्किलफुल मैनर बट डज नॉट नेसेसरी इंक्लूड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग द फार्म प्रैक्टिसेस। इसमें हम जस्ट उसको परफॉर्म कैसे करना है वो उसमें समझते हैं। Then as a science utilize old technology developed by the scientific principle. As a business, आपका long term as a way of life, rural population production is ultimate bound to consumption. But agriculture as a business aims at maximum net return through the management. So agriculture is the largest private enterprise we have discussed also. And बात करें, so agriculture is the reason for stability of this world. देन बात करें एग्रीकल्चर डिफाइन क्या था 1947 में, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट, ये सब इनको मिला के पर्पजफुल मैनर। देन इसके स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, फिलहाल इसमें 17% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करा अकॉर्डिंग टू आईसीआर की जो रिपोर्ट 2022 की। 54% इसका वर्कआउट जो वर्कफोर्स है वो लगा हुआ है। देन रूरल जो है एरियाज आर द बिगेस्ट मार्केट फॉर लो लेवल प्राइस कमोडिटीज। अलाइड सेक्टर लाइक हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इसका इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस। Then to maintain the ecological balance, there is need to sustain sustainable and balanced development of the agriculture and the allied sector. Hence, these are general point. Revolutions in agriculture like 17 million tons व्हाइट रिवोल्यूशन हमने किया था, जिसने 17 मिलियन से आपका 108 मिलियन टन तक पहुंचा दिया था। मिल्क रिवोल्यूशन जो मिल्क का प्रोडक्शन था। ब्लू रिवोल्यूशन की बात करें 0.75 मिलियन से लेके 7.6 मिलियन बाय द लास्ट 5 डिकेड्स। जबकि पुराना डाटा है तो इसको हम स्किप करें। उसके बाद इकोनॉमी क्या होता है, डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप include the crop, food crops, fodder crop, fiber, sugar and oil seed. The aim have to food crop how to control the disease and their disease and their field of management बोल सकते हैं। Horticulture में deal with the production of fruits, vegetables, flowers, ornamental plants, spices, condiment and beverages, इनकी स्टडी हम करते हैं। फिर इनका कल्चर करते हैं। फॉरेस्ट्री में आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी आपके टिम्बर वगैरह, सप्लाइंग द वुड्स। एनिमल हस्बेंड्री में कैटल्स को रियर करेंगे, लाइव स्टॉक वगैरह। फिशरी में आपका फिश के कंटेक्स्ट में। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है जो फार्म मशीनरी है फॉर द फील्ड प्रिपरेशन के लिए। देन होम साइंस की बात करें, यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन ए बेटर मैनर। देन इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे पहले हमने हंटिंग, उसके बाद पास्टोरल पे आए थे, देन क्रॉप कल्चर, अभी ट्रेड वगैरह हम कर रहे हैं। दीज आर द स्टेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। हंटिंग में क्या था, प्राइमरी सोर्स ऑफ द फूड इन ओल्ड एज, इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड इट एक्जिस्टेड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। पास्टोरल में हमारे पास जो डोमेस्टिकेशन किया था जितने इतने एनिमल्स का, तो उनके थ्रू हम कुछ एक इधर उधर जाते थे एंड कुछ इकट्ठा करके देन उसको कंज्यूम करते थे। फिर क्रॉप कल्चर हमने स्टार्ट कर दिया न्यूलिथिक फेज में। देन ट्रेड हमने बहुत अच्छी तरह इसको कर रखा है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ रोड रूट वगैरह हमने डिजाइन किए। अब पीरियड है यहाँ पे कुछ एक इवेंट। सबसे पहले अर्लियर 10,000 बीसी से पहले हंटिंग और गैदरिंग का चलता था। देन 7500 बीसी दैट इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, वीट एंड बार्ले का व्हील को इन्वेंट किया 3400 में। यहाँ पे जो है आप डिस्कस ना करो तो, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो वीडियो थी आईसीआर की, इसमें 2300 साल पहले इन द बिफोर क्रिस्ट आपका शुगर जो राइस का कंडीशन स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ से वो कंफ्यूज हो सकता है, जस्ट हमने जो देख लिया था उसको आपको देखना है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड, इससे पहले एक्सपेरिमेंटल जो टेक्निक है वो स्टार्टेड 1561 से 1724। किसने किया था, फ्रैंकिस बेकन। तो डायरेक्ट पूछ सकता है एक्सपेरिमेंटेशन टेक्निक, उन्होंने क्या किया था, ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड दैट वाटर इज द प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट फॉर द प्लांट। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट बन सकती है, इसने कहा था, दैट इज फ्रैंकिस बेकन। इफ द सेम क्रॉप इज कल्टिवेटेड फॉर मेनी टाइम फर्टिलिटी इज लॉस्ट, ये इन्होंने बताया। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि वाटर इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट या फिर प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट। देन जेन बैप्टिस्ट वन हेलमुंड, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, वाज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ए पोट एक्सपेरिमेंट। तो पोट एक्सपेरिमेंट पूछ सकता है कि इन्होंने क्या था।
जेन डेस्पाइट ने। द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड विलो ट्री एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं। तो ये पूछ सकते हैं विलो ट्री एक्सपेरिमेंट किसका है, दैट इज जेन डेस्पाइट। व्हेन हेलमुंड, तो हेलमुंड आप याद रखो, he took a willow tree of weight 5 pound, he planted in a pot and pot contained 200 pound of soil था उसमें, continuously monitored to 5 ईयर तक उन्होंने मॉनिटर किया, ओनली बाय वाटरिंग द प्लांट, सिर्फ उसको वाटर ही दिया था। एंड ऑफ द 5 ईयर द विलो ट्री वाज वेट 16 पाउंड बन गया था, एंड द वेट ऑफ द सोइल ये 198 पाउंड था, मतलब जो सोइल थी उसका वेट कम हुआ था। he concluded that water is the sole requirement for the plant, तो वाटर एक सोल क्राइटेरिया है, ये हेलमुंड ने दिया है। एंड जो फ्रैंकिस बोन बेकन थे, उन्होंने बताया था कि प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट है वाटर, he concluded that water is the sole requirement and the conclusion was fairness। 18th सेंचुरी में आर्थर यंग ने क्या किया, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर को पब्लिश किया। उसके बाद द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट थे जेन सेवनियर, ए स्विस नेचुरलिस्ट, ए हिस्टोरियन, गेव एक्सप्लेनेशन दैट इंक्रीज द वेट ऑफ प्लांट ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ एयर, कि कंजप्शन ऑफ एयर की वजह से वेट इंक्रीज हुआ। किसने दिया था, सेवनियर ने। थियोडर गेव द प्रिंसिपल ऑफ थीम ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस थियोडर ने दिया था। लिपिक जो कि थे एक जर्मन साइंटिस्ट थे, कंसीडर्ड दैट फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये आपको याद रखना लिपिक। then it was his opinion that growth of the plant was proportional to the amount of mineral substance, कि mineral substance के amount के equal है growth of the plant available in the soil। and इसको हमने क्या बताया था कि लिविक का लॉ ऑफ मिनिमम। अब कुछ क्रोनोलॉजिकल इवेंट है साइंटिफिक एग्रीकल्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैंकिस बेकोने, फाउंडर ऑफ वाटर एज द न्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट, फिर प्रिंसिपल अमाउंट, जीआर गैलेनबर्ग ने सॉल्ट पीटर कैनो3 को एज न्यूट्रिएंट एंड नॉट वाटर, न्यूट्रिएंट बताया था वाटर की जगह। जेथरो टूल की KNO3 आपका एक न्यूट्रिएंट है। जेथरो टूल ने फाइन सोइल पार्टिकल एज प्लांट न्यूट्रिएंट। प्रिस्ले ने डिस्कवर द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया पूछ सकता, प्रिस्ले। देन फ्रैंकिस होम, वाटर एयर सॉल्ट फायर एंड ऑयल फ्रॉम द प्लांट न्यूट्रिएंट, ये उन्होंने बताया था। थॉमस जेफरसन, इन्होंने डेवलप एम्बी प्लाव, तो एम्बी प्लाव किसने किया, जेफरसन। थियोडर डे सेसुर, इन्होंने फाउंड द प्लांट absorb CO2 from the air and release the O2 and supply the N, आपका नाइट्रोजन सप्लाई कर रहा है सॉइल को, इन्होंने बताया था, दैट इज थियोडर में। एंड लिविंग ने लॉ ऑफ मिनिमम, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। दी मोस्ट आपके दैट इज फ्रैंकिस बेकोन, जेथरो टूल, प्रिस्ले, फ्रैंकिस होम एंड एम्बी प्लाउ, थियोडर का नहीं, जस्टिस लिविंग। तो सारे के सारे आपको ऑलमोस्ट प्रायोरिटी भी हम रख सकते हैं। सिर्फ प्लांट न्यूट्रिएंट का तो खूब याद रखना है। एंड सोल्ट पीटर भी देख लो। एडवांटेज या फिर एडवांस इन द एग्रीकल्चर इन 19th सेंचुरी, following that an agriculture experiment station was started in फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में स्टार्ट किया था 1843 में, एंड इट डील्स विद द न्यूट्रिएंट। सब्सिक्वेंटली मैनी डेवलपमेंट टुक प्लेस इन यूएस, लैंड ग्रांट जो कॉलेज था वाज स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। इतना आपको नहीं देखना कि कौन सा कॉलेज कब हुआ था। उसके बाद 1957 में जब हमारी 1857 की इंडिपेंडेंस की वॉर हम बोल सकते हैं, मिकेन स्टेट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड प्रोवाइड एग्रीकल्चर एजुकेशन एट द कॉलेज लेवल। देन जॉर्ज मैंडल ने डिस्कवर किया था लॉ ऑफ हेरिडिटी को वन ईयर में 1866 में, ये आपको याद रखना है। चार्ल्स डार्विन ने पब्लिश द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन क्रॉस सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट्स। एंड थॉमस मैल्थस ने प्रपोज द मैल्थुसियन थ्योरी, स्टेट दैट द ह्यूमंस वुड रन आउट ऑफ द फूड। देन ब्लैकमैन की जो थ्योरी थी ऑप्टिमम लिमिटिंग फैक्टर, ये सारे न्यूमरस फंडा में भी देख लिए थे, तो आपका एक रिवीजन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं। देन मिसरली इन्होंने क्या कहा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, दैट इंक्रीज इन द ग्रोथ विद ईच सक्सेशन आपका एडिशन ऑफ द लिमिटिंग एलिमेंट इज प्रोग्रेसिवली ऑफ स्मॉलर एंड रिस्पॉन्स टू कर्वीलिनियर। विल्कॉक्स ने क्या कहा था, इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लो दिया था, ये आपको याद रखना बस। या ये बताता कि ग्रोथ और द यील्ड एबिलिटी ऑफ एनी क्रॉप प्लांट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन नाइट्रोजन कंटेंट इन द ड्राई मैटर। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एग्रीकल्चर, अलग अलग टाइम पे ये सब बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। अपर बारी दोआब कैनाल इन पंजाब, वेस्टर्न कैनाल, मेरिट कैनाल सिस्टम, ये सब। देन 1880 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टैब्लिश किया गया था। एंड डेयर आपका 1973 में। 1903 में एग्रीकल्चर जो IERI है, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उषा भी आर्मी। 1912 में सुपर ब्रीडिंग जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर में। इंपीरियल काउंसिल ऑफ ICR को 1929 में ड्यू टू अर्थक्वेक आपका IERI को दिल्ली में शिफ्ट किया गया 1936 के अंदर। 1962 में एग्रीकल्चर जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी पंतनगर में 1962 में उन्हें बुलाई। 66-67 के आसपास हाइल्डिंग वेराइटी ग्रीन रिवोल्यूशन ने इनिशिएट किया था। तमिलनाडु का दिया है, वी आर स्कीपिंग इट।
पूछेगा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कटक में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, ये अल्मोड़ा में है। सेंट्रल पल्सेज का कानपुर में है। टोबैको का राजमुंद्री में है। शुगर केन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च का लखनऊ में है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आपका कोयम्बटूर में है। यहाँ पे आ गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, सेंट्रल के नाम से हो नागपुर में रहेगा, एंड वो दूसरा जो हमारा मुंबई में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड अलाइड फाइबर, ये ब्रैकपुर में है। इंडियन ग्रासलैंड पाउडर झांसी में है। हॉर्टिकल्चर का बेंगलोर में IIHR। सब ट्रॉपिकल लखनऊ में है। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर। एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर। वेजिटेबल का रिसर्च वाराणसी। देन पल्सेज का हमारा कानपुर था। पोटैटो रिसर्च शिमला। ट्यूबर क्रॉप्स का त्रिवेंद्रम। कसार गोद में क्या है, प्लांटेशन का। एग्रीकल्चर रिसर्च पोर्ट ब्लेयर। सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च जिसको कारी बोलते हैं, दैट इज पोर्ट ब्लेयर। स्पाइसेज का कैलीकट में है। करनाल में, सॉरी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका देहरादून में है। सॉइल साइंस का आपका इंस्टीट्यूट कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल में। सॉइल सैलिनिटी करनाल में। कॉम्प्लेक्स एंड ईस्ट रीजन इंक्लूडिंग सेंट्रो मखाना, दैट इज पटना में। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर फ्रीडा हैदराबाद। देन काजरी जोधपुर में। नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन आपका बरापानी में। एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट महाराष्ट्र। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में। पोस्ट हार्वेस्ट का लुधियाना में, ये आपको याद रखना है। गन्स एंड रेजिन्स का रांची, ये सारे सारे इंपोर्टेंट हैं, इक्वली इंपोर्टेंट। कॉटन टेक्नोलॉजी की बात करें तो मुंबई में। जूट एंड अलाइड, अगर नेशनल इंस्टीट्यूट पूछे तो कोलकाता है। अगर दूसरा आपका जो है दैट इज सेंट्रल, सेंट्रल के नाम से ब्रैकपुर में है। एंड अगर नेशनल इंस्टीट्यूट पूछे दैट इज कोलकाता में। इंडियन एग्रीकल्चर स्टेटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में है। वूल एंड शिप का आपका अविकानगर। गोट का मखदूम में। बफेलो का हिसार में है। एनिमल एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बेंगलोर में। एवियन का आपका सेंट्रल एवियन रिसर्च सिद्धार्थनगर। मेराइन का कोच्चि में है। ब्रेकिश वाटर चेन्नई में। देन इनलैंड फिशरी का ब्रैकपुर, ये आपको इंपोर्टेंट है। फिश टेक्नोलॉजी कोचिन में। एंड फ्रेश वाटर शिफा भुवनेश्वर में। एकेडमी ऑफ नाम की पूछे दैट इज हैदराबाद में। नेशनल रिसर्च सेंटर 17 जो आपके अलग अलग प्लांट के ऊपर है। प्लांट बायोटेक पे नई दिल्ली में। पेस्ट मैनेजमेंट नई दिल्ली में। लीची का मुजफ्फरपुर। सिट्रस का नागपुर है। ग्रेप्स का पुणे में है। बनाना का त्रिची। सीड स्पाइसेज का अजमेर में। स्पाइसेज का अलग था जो कैलिकट में था, और सीड स्पाइसेज का जो अजमेर में। पोमग्रेनेट का सोलापुर। ऑर्किड का पैक्योंग सिक्किम। एग्रोफोरेस्ट्री झांसी में। कैमल का बीकानेर में। इक्वाइंस का हिसार में। मीट का हैदराबाद। पिक का गुवाहाटी। योग का वेस्ट के बाद नागालैंड में। एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी नई दिल्ली में है। मिथुन का आपके इधर है नागालैंड। ये कुछ एक इंस्टीट्यूट के नाम है, ये आप देख लेना। इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, कभी डिस्कस थोड़ी। एशियन वेजिटेबल रिसर्च डेवलपमेंट, ये ताइवान में है। तो एशियन के कंटेक्स्ट में आपसे पूछ सकता है। एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, दैट इज ताइवान। CIAT, दैट इज सेंट्रो इंटरनेशनल डी एग्रीकल्चर ट्रॉपिकला, कैली कोलंबिया में। CIP सेंट्रल आपका इंटरनेशनल दालापा पोटैटो रिसर्च पेरू में। CIMMYT आपका मेज एंड उसको लेके मीट को लेके मैक्सिको में है। इटा, दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये नाइजीरिया या फिर इबादन अफ्रीका के कंटेक्स्ट में। इकार्डा सीरिया में। इक्रिसेट हैदराबाद में। IMMI इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट रिसर्च, दैट इज कोलंबो श्रीलंका। उसके बाद IRRA फिलीपींस। इसनार इंटरनेशनल सर्विसेज इन नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये द हैग नीदरलैंड में। वार्डा, दैट इज वेस्ट अफ्रीकन राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन, अफ्रीका में है। IBPGR इंटरनेशनल प्लांट, सॉरी इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये रोम इटली में रहेगा। FAO भी रोम में है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वियना। एंड CGIRI IR, दैट इज कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर द इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, वाशिंगटन DC। सो दैट्स इट, फर्स्ट लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। सेकंड लेक्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम इन GDP। तो यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी, तो अबाउट 60-67 के आसपास लोग जो है गांव में रहते हैं, GDP भी इतना करते हैं। ये पुराना डाटा है, तो इसको हम 1991 में आपका जो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन कितना था, 32%। 2005 में 20% आ गया, फिलहाल 17% इतना आपको याद रखना है। ये पूछ सकता है कि स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, यस, हर साल कम हुआ।
पर कैपिटा इनकम ये पुराना बहुत 2010 तक का डाटा, तो इसको स्किप करते हैं। देन हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो हिस्ट्री कंटिन्यूस रिकॉर्ड है पास्ट का एग्रीकल्चर हेरिटेज एंड वैल्यूज प्रेजेंट सिस्टम को ने वो करके रखा है। न्यूलिथिक एज थी, बस इतना आपको याद रखना है। ऋग्वेदा ये सब जितना हिस्टोरिक हिसाब से है, तो आपको इतना डीपली नहीं पूछेगा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, देन era of civilization, importance of neolithic civilization, stage of agriculture development, इतना से लेके इतना आपका हुआ था। एंड शिप गोट को ये सब उस टाइम पे हमने क्या था, तो हमने देख लिया था। कन्नौज एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन, ये हरियाणा के टेक्स्ट में आप याद रखना है। सीरियल सच एज व्हीट, राइस, मिलेट्स, फ्रूट्स आर एक्सटेंसिवली ग्रोन। ए 60 डे वेराइटी है, तो प्रेग्नेंट वेराइटी ऑफ राइस इज रिकमेंडेड। पर्शियन व्हील आपका थानेसर में मिला था हरियाणा में, जो कि कुरुक्षेत्र में है। देन जिंजर, मस्टर्ड, मेलन्स, पंपकिन, ये सब आपकी इसमें मेंशन थे। अब कुछ एक साउथ की किंगडम थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। क्रोनोलॉजी की बात करें, अर्ली हिस्ट्री, देन वैदिक पीरियड, फिर अर्ली कॉमन एरा, लेट, फिर ब्रिटिश का टाइम बाद। सो दैट यहाँ पे हिस्ट्री का ऑलमोस्ट है। सतलुज वैली फ्रॉम द रामपुर। भाखड़ा डैम को कंप्लीट कब किया गया था, इतना आप पूछ सकते थे, 1963 में। एंड यहाँ पे बताया गया है कि 1966 में इंट्रोड्यूस सेमी ड्रॉप वेराइटी IR, दैट इज IR8 एंड TN1 फ्रॉम द ताइवान एंड फिलीपींस। तो TN1 ताइवान से, IR8 ये पूछ सकते कहाँ से लेके, फिलीपींस से। एंड ऑयल सीड का जो रिवॉल्यूशन है 1986 में, ऑपरेशन फ्लड 1970 से 1996 के बीच में, ब्लू रिवॉल्यूशन 1973 से 2002 के बीच में। बाकी हमने सारे के साथ देख रखे हैं। जो ईयर थे वो ICR की जो बुक थी उसमें ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए थे, तो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। कनकोटी शास्त्र, यहाँ पे सिर्फ रेनफॉल की प्रिडिक्शन थी, अगर पूछेगा तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। चित्ताध्यक्ष, जो एग्रीकल्चर को एक नेम दिया था इन्होंने, कौटिल्य हैव ए ग्रेट इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर रजिस्टर सेपरेट पोस्ट एंड नेम्ड एज चित्ताध्यक्ष, एग्रीकल्चर वुड रिसीव आपकी प्राइम इंपॉर्टेंस बाय द पॉलिसी मेकर्स। तो अलग अलग टाइम पे चित्ताध्यक्ष आपको याद रखना है, इसके कंटेक्ट में था। एंड चित्ता आपका सोइल के कंटेक्स्ट में बोलते थे। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स ऑफ इंडिया में क्या क्या बताया गया देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रोनॉमी डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये आपको याद रखना है। एग्रोस मीन फील्ड, नोमस मीन देयर मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी डील्स विद द साइंटिफिक फैक्ट इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इन विच क्रॉप आर प्रोड्यूस। इसकी अलग अलग डेफिनेशन बन सकती हैं। इट इज डिफाइंड एज द एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस हो सकती है विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सोइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। एक ब्रांच एग्रीकल्चर साइंस की डील्स विद द मेथड्स प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप for higher productivity. The boundary and scale, crop management and scientific study agronomy are a part of system that comprise the physical element of the climate, soil and land. Biological constitute of the vegetation, this is soil, economic opportunity constraint of marketation. Scope of agronomy आप लोगों को पता है. Identification of the proper season for the cultivation. Then cultivation need to reduce the cost of cultivation. Proper method cultivation के लिए, then chemical fertilizer की नेसेसिटी को जाने के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ द हेर्बिसाइड। तो अगर एग्रोनॉमी में जो भी आता आपको लोगों को पता है, तो वो सब क्या देता है। अगर साइंसेज के साथ इसका रिलेशन है, सोइल साइंस से हेल्प द एग्रोनॉमिस्ट टू अंडरस्टैंड द सोइल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करें तो प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन, आपके अलग अलग केमिकल कंपोजिशन को समझने के लिए सब रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट क्या होता है आपके एग्जाम से कुछ भी इसका रिलेशन है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, एन एग्रोक्लाइमेटिक जोन इज ए लैंड यूनिट यूनिफॉर्म इन रेस्पेक्ट टू द क्लाइमेट, कि जो यूनिफॉर्म क्लाइमेट है अलग अलग जगह पे, उन सबको हमने अलग अलग डिवाइड किया। इस जोन का या फिर इस एरिया का एक जैसा क्लाइमेट है, तो इसको हम अलग हिस्सा बनाते हैं, इसका अलग है। इस तरह हमने पूरे भारत को जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन बना दी, क्योंकि इस पे डिपेंड थे रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, जिसको LGP बोलते हैं, विच क्लाइमेटिकली सुटेबल फॉर ए सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स। ये FAO ने 1983 में। क्लासिफिकेशन किसने किया था, प्लानिंग कमीशन ने 1989 में। तो कौन सा प्लानिंग कमीशन था यहाँ पे, 7th प्लानिंग कमीशन। एन अटेम्प्ट टू डिलिनेट ऑफ द country into agroclimatic regions
होमोजेनेटिकली इन द रेनफॉल, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम के हिसाब से। तो इसने 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन इंडिया में बना दी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टर्न हिमालय जोन कंसिस्ट ऑफ द सब जोन्स। आपके जम्मू कश्मीर आता है इसमें, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश की कुछ पहाड़ियां आती है। रीजन कंसिस्ट ऑफ द स्केलेटल आपका सोइल ऑफ द कोल्ड रीजन और सोलिक माउंटेन एंड लैंड आपका यहाँ पे स्टीप स्लोप है, एंड्यूरेटिंग ट्रेन आपको वो है, एंड सोइल आर जनरली कैसी सिल्टी लोन। तो आपको याद रखना है कि वेस्टर्न हिमालय में सिल्टी लोन टाइप की आपसे सोइल मिलती है जो कि बहुत प्रोन होती है एग्रीकल्चर हजार्ड के लिए। देन ईस्टर्न हिमालयन जोन में हमने क्या किया, सिक्किम, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश जो सिस्टर स्टेट है हमारे, उसकी साइड हमने गए, एंड ये सारे यहाँ पे क्या है इसकी फिर जो खास बात है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है 1/3 ऑफ द एरिया पे, एंड डिग्रेडेशन ऑफ सोइल होता है विद रिजल्टेंट हैवी रन ऑफ, मैसिव सोइल इरोजन, फ्लड इन द लोअर रीचेस एंड द बेसिन्स। लोअर गंगेटिक में कौन सा आएगा, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट, एंड दिस सोइल आर मोस्टली प्रोन टू फ्लड। कौन सी सोइल है, एलुवियल सोइल। एंड मिडिल गंगेटिक प्लेन जोन की बात करें 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, एंड 39% इसमें ग्रोस क्रॉप एरिया है। इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 142% थी उस टाइम पे। देन अपर गंगेटिक जोन की बात करें 32 जिले किसके आएंगे, उत्तर प्रदेश के। इरिगेशन इज थ्रू द कैनल्स। देन ट्रांस गंगेटिक जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ऑलमोस्ट इसी में आते हैं। फिर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, इसमें मेन करेक्टरिस्टिक है हाईएस्ट नक्सोन एरिया। तो बस इतना पूछ सकता है, हाईएस्ट नक्सोन एरिया किसका है, दैट इज ट्रांस गंगेटिक जोन्स का, एंड ये इंडिया हरियाणा इसी में आता है। हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। बाकी ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल जोन्स, सेंट्रल प्लेटू हिल जोन्स, वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल जोन्स, साउथ प्लेटू, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट एंड गुजरात प्लेन। इसके आप नाम याद रखो, वेस्टर्न ड्राई जोन्स एंड आइसलैंड जोन। तो आइसलैंड में आपको कौन से आएंगे, अंडमान निकोबार, विच आर टिपिकल इक्वेटोरियल एंड 3000 या फिर 300 सेंटीमीटर हम रेनफॉल बोल सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिर इस हिसाब से 5, हमारा 6, देन 7th, 8th, 9th, 10th, 11th जो कोस्टल रीजन को सिर्फ एक बना दिया, 12th, 13, राजस्थान ऑलमोस्ट 14 में है एक्सेप्ट गंगानगर जो वाला एरिया यहाँ पे, देन 15 से अब यहाँ पे एरिया आपको बताया गया है। स्पेसिफिकली देखोगे तो ट्रांसगैंगेटिक पे हमने कर लिया था। देन ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन्स। तो ईस्टर्न प्लेटू में अगर देखें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट, जोन नंबर 7 ये वाला एरिया है। पहले महाराष्ट्र आपको बहुत बड़ा था तो इससे आपको याद रखना है। देन सेंट्रल प्लेटू में, सेंट्रल आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आएगा। वेस्टर्न प्लेटू में महाराष्ट्र, एमपी एंड राजस्थान। साउथ प्लेटू में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल जोन्स, दैट इज इन रीजन की बात करें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। देन वेस्ट कोस्ट की बात करें तो तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। गुजरात में सिर्फ गुजरात है, वेस्टर्न ड्राई में राजस्थान है सिर्फ, आइसलैंड में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अब ये पूछ सकता है सबसे ज्यादा आपके नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहाँ पे, अकॉर्डिंग टू आईसीआर। क्लासिफिकेशन आईसीआर ने किया था, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वर एडवाइज्ड डिवाइड ईच स्टेट इनटू सब जोन्स अंडर द नेशनल रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। कौन से में किया था, ये पूछ सकता है, एनईआरपी प्रोजेक्ट में, अंडर द आईसीआर। बेस्ड ऑन द रेनफॉल के हिसाब से उसको किया था। पैटर्न देखा था आपका क्रॉपिंग का एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हिसाब से। टोटल हमने 127 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स बना दिए थे, एंड आई थिंक फिलहाल 131 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 7 जोन है, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको देखने तो मध्य प्रदेश में 12 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। सब जोन्स। देन हरियाणा की बात करें तो 2 हैं, हरियाणा के 2। अगर एक पूछे ईस्ट का कहाँ पे है, दैट इज करनाल में रिसर्च सेंटर, या फिर वेस्ट का पूछे दैट इज हिसार। तमिलनाडु को 7 में बांटा गया था, तमिलनाडु के हिसाब से उन्होंने बनाई, तो या फिर ज्यादा बताया गया। नाउ वी आर स्किपिंग इट, यू कैन सी। इसके बाद उन्होंने बताया है क्रॉप्स, इकोनॉमिक एग्रीकल्चर क्रॉप इन इंडिया एंड तमिलनाडु। तो क्रॉप्स इंडिया के हिसाब से हम देखेंगे, जनरली क्रॉप आपकी इंडियन ऑर्गेनिज्म, क्रॉप इज एन ऑर्गेनिज्म ग्रोन इन द लैंड एंड obtain the yield economically, plant cultivated new economic purposes के, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है प्लांट का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ यूज।
बेस्ड ऑन देयर ऑटोजेनिक की हिसाब से जो लाइफ साइकिल हम बोल सकते हैं, इकोनॉमिक यूज के हिसाब से इकोनॉमिक की, एंड बेस्ड ऑन बॉटनी तो साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से बेस्ड ऑन सीजन एंड क्लाइमेट। लाइफ साइकिल के हिसाब से हमने एनुअल, बाइनल एंड पेरेनियल। एनुअल में आपकी विद इन ए सीजन और ईयर में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। दे प्रोड्यूस सीड एंड डाई विद इन द सीजन, जैसे वीट, तो वीट कौन सा एनुअल है, राइस भी एनुअल है, मेज एंड मस्टर्ड। बाइनियल की बात करें, टू कंसेक्यूटिव आपके सीजन रहेंगे लाइफ स्पैन के। फर्स्ट में आपके क्या करेंगे, दीज प्लांट्स प्योरली वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे एंड यूजुअली कन्फाइंड टू रोसेट ऑफ द स्लिप लीव्स के बारे में। देन टैप रूट इज ऑफन फ्लैशी एंड सर्व्स एज ए फूड स्टोरेज ऑर्गन। तो फूड स्टोरेज ऑर्गन आपका टैप रूट सिस्टम के कंटेक्स्ट में इन द बाइनियल क्रॉप्स। देन ड्यूरिंग द सेकंड ईयर दे प्रोड्यूस द फ्लावर स्टॉक एंड ground, and after the producing seed the plants, example sugar beet, तो beet, sugar root और beetroot आपके biennial है, तो B for beetroot and B for biennial। sugar beet भी आपको beet से याद रखना है, दोनों आपकी beet से फर्स्ट हो लास्ट हो दोनों biennial है। perennial की बात करें, 3 और more year, एक मिनट, ये हो सुनो, and these are non seed bearing, may be seed bearing, दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल नेपियर फॉडर, कोकोनट। उसके बाद बेस्ड ऑन एग्रोनॉमिक या फिर इकोनॉमिक यूज, तो सीरियल्स हमने बता दी, सीरियल्स का से डिराइव हुई है एक वर्ड से सीरस, व्हिच मींस गॉडेस was believed as the gives or grain of by Romans। तो कौन सा वर्ड ही बोल सकता, सीरियल्स, रोमन वर्ड। सीरियल्स आर कल्टिवेटेड grasses grown with their edible starchy grains, larger grains such as staple food, rice, wheat, maize, barley। सीरियल अकाउंट 60 to 70% इनमें स्टार्च मिलता है, जो कि एक्सीलेंट सोर्स है एनर्जी का। ऑलमोस्ट आपका कंट्री के हर एक रीजन में आपको अवेलेबल हो जाएगा एज ए स्टेपल फूड। एंड इन द वर्ल्ड एज ए होल ओनली 5% ऑफ स्टार्च स्टेपल फूड कम्स फ्रॉम द रूट क्रॉप्स, मेनली कसावा, पोटैटो, इन सब से, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, वेयर एज द रेस्ट इज सीरियल। तो बाकी का सारा 25% बोल सकते हैं सीरियल की कंटेक्स्ट में। सीरियल इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल, जो आपकी विटामिन है, ई, रिच इन एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट है। होल सीरियन ग्रेन्स contain 20 to 30% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट का मिनरल्स लाइक सेलेनियम, कैल्शियम, जिंक एंड कॉपर की एबिलिटी पूरी करवाते हैं। उसके बाद मिलेट्स क्या होते हैं, स्मॉल ग्रेन सीरियल। इसमें आपके क्या क्या आएंगे, फूड इन द ड्रायर रीजन में होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में, एंड लाइक पर्ल मिलेट जो कि राजस्थान का स्टेपल फूड है। मिनरल आपकी जो मिलेट्स हैं बेसिकली दो क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, मेजर एंड माइनर। तो मेजर में कौन कौन से आएंगे ये आपको याद रखना है, सोरगम, सोरगम बाइकोलर, इसको ज्वार और चोलम दोनों बोलते हैं। पर्ल मिलेट को बाजरा और कुंबू, ये आपको याद रखना है। फिंगर मिलेट भी और रागी, ये तीनों की तीनों आपकी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का बॉटनी का नाम पता है, लेकिन फिंगर मिलेट का देखिए दैट इज एलिशियन कोराक्टम। माइनर मिलेट की बात करें, फॉक्सटेल मिलेट, दैट इज सिटेरिया इटालिका। देन लिटिल मिलेट की बात करें, बेनिकम मिलेरियम, इसको समाई बोलते हैं। कॉमन मिलेट की बात करें, पन्ने वर्गो, देयर इज पेनिकम मिलियस, बार्नयार्ड एंड कोडो मिलेट। तो कोडो मिलेट आपका इसका साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, एस्पेलम स्कोरबियटिकम, स्कोरबाइकुलेटम। पल्सेज की बात करें, पल्सेज आर लेग्यूमिनस प्लांट सच एज फूड, दाल, रिच सोर्स आपके प्रोटीन के होते हैं। इसमें आपके जो नाम है इन सभी के आपके साइंटिफिक नेम देख सकते हो, रेड ग्राम कैजनस कैजन, ब्लैक ग्राम विग्ना मुंगो, तो ब्लैक विग्ना मुंगो। ग्रीन ग्राम विग्ना रेडियाटा, ये आपको याद रखना है। काउपिका विग्ना विनकुलट, बंगाल ग्राम सिसर एरियंटम। हॉर्स ग्राम की बात करें, मैक्रोटाइलोमा का यूनिफॉर्म। लेंटिल लेंस एस्कुलेंटम, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, पीज और गार्डन बी पाइसम ट्राइबम, गार्डन बीन्स लबलब परसिबल। देन लेथाइरस टाइप्स। ऑलसीड में आपके ग्राउंडनट, सीसेम, सनफ्लावर, क्वेस्टर, लिंसीड, नाइजर एंड सनफ्लावर, रेपसीड, मस्टर्ड, ब्राउन सेशन। तो याद रखना सारी घर ऑलसीड की कंटेक्स्ट में है। ग्राउंडनट का या फिर पीनट का रेकी साइक हो गए। सीसम का सीसेमम इंडिकम, सनफ्लावर का हेलियांथस एनेना का, सेफ्लावर का कैमेथस टिंटोरिस। देन कैस्टर की बात करें, रिसिनस कॉम्युनिस। लिंसीड की बात करें, लिनम रुस्टिलेंसिस। नाइजर की बात करें, गुइजोटा गुइजोटिया अब्सिनिया। देन रेपसीड मस्टर्ड, ब्रेसिका दुनेसिया, सरसों ब्रेसिका स्पीसीज। कोड इज एन इकोनॉमिक पोर्शन किसका है, दैट इज ग्राउंडनट का। 50% ऑयल कंटेंट आप इसमें मिल जाता है। एंड बात करें तो
द सेल हैज फ्यूल वैल्यू है, यूज फॉर द सॉइल अमेंडमेंट, बैड मटेरियल इन द पोल्ट्री फार्म। देन ऑयल केक्स इज यूज्ड एज ए कैटल फीड एंड वनस्पति तेल, ये सब शुगर में शुगर केन और शुगर बीट, ये आपको याद रखना है। फाइबर की बात करें, कॉटन, स्टेम लास्ट फाइबर, जूट मेस्टा, लीफ फाइबर दैट इज एगेव और पाइनएप्पल। देन फॉडर और फोरेज की बात करें, ग्रासेज में आपका बाजरा नेपियर ग्रास दैट इज गिनिया ग्रास, फॉडर सोरगम और फॉडर मेज। लेगम्स की बात करें, लसरीन और डेस्टमेंस। स्पाइसेस की बात करें, जिंजर, गार्लिक, फेनुग्रीक, क्यूमिन, चिलीज, अनियन। मेडिसिनल प्लांट की तो टोबैको और मिंट। बेवरेजेस की बात करें, दैट इज टी, कॉफी एंड कोकोआ। एंड साइंटिफिक की बात करेंगे तो botanical classification according to the scientific names of the plants consist of genus species and are universally accepted। कार्ल लिनियस ने इनको डिवाइड किया था एंड स्वीडिश बॉटनिस्ट थे वो, रिस्पांसिबल फॉर द बायोनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इन्होंने ग्रुप बना दिए, ग्रुप के अंदर आपके किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। तो सबसे छोटा इसमें क्या करेगा, फैमिली, स्पाइसेस, ट्राइब, जीनस एंड स्पीसीज। स्पीसीज आपका सबसे छोटा आएगा। जैसे किंगडम आपका प्लांट, प्लांट की किंगडम में जैसे लेग्यूम, अल्फाल्फा। डिवीजन, स्टेप्टोमाइफिटा, सब डिवीजन एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन। तो क्लास है ये दोनों, मोनोकोटिलिडन और ट्राइकोटिलिडन। तो पूछ सकता है इज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द क्लास, दैट इज मोनोकोट और डाइकोट। फैमिली, ग्रेमिनी, लेग्यूमिनसी। अगर बात करें लेग्यूम्स की, ये ग्रासेस और व्हीट की बात करें, यहाँ पे होर्डी एंड जीनस ट्रिटिकम या मेडिकागो इस टाइप। उसके बाद बेस्ड ऑन द सीजन में आपको खरीफ सीजन, खरीफ क्रॉप पे बांट दिया, रबी एंड समर। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप आर ग्रोन ड्यूरिंग द जून जुलाई टू सितंबर अक्टूबर तक, जिनको रिक्वायर वार्म वेट क्लाइमेट आपका वेदर की, एंड ये आर जनरली शॉर्टर द लेंथ फॉर द फ्लावरिंग। जैसे राइस, मेज, कैस्टर एंड ग्राउंड। रबी की बात करें, अक्टूबर नवंबर के आसपास इनको सोइंग होती है एंड अप टू जनवरी फरवरी, which require cold climate and generally longer day for the flowering। Mustard, wheat, barley, oat, potato, bengal gram, बरसीम, cabbage and cauliflower। समर क्रॉप की बात करें, क्रॉप ग्रो आपका सॉरी फरवरी मार्च के आसपास से लेकर मई जून तक हम ग्रो करते हैं एंड रिक्वायर वार्म ड्राई वेदर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। फ्लावरिंग जैसे ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, सीसमम एंड कॉफी। उसके बाद द क्लासिफिकेशन नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, इट ओनली इंडिकेट द पीरियड व्हेन ए पर्टिकुलर क्रॉप इज रेंज। जैसे खरीफ राइस, खरीफ मेज, रबी मेज, समर पल्स, जिस हिसाब से। अगर बात करें बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, तो ट्रॉपिकल में हमने जैसे शुगर केन और कोकोनट, तो आपको याद रखने दोनों ट्रॉपिकल के कंटेक्ट में है। राइस और कॉटन सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट में व्हीट, बार्ली, पोलर में ऑल पाइन्स, पास्चर एंड ग्रासेस। उसके बाद दैट इज soil। Soil is defined as the thin layer of the earth crust made up of disintegrated and decomposed rocks। उसके बाद प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर, ये सब इसको प्रोवाइड कराता है हमारे प्लांट्स को। एंड केमिकल प्रॉपर्टी लाइक प्रेजेंस ऑफ द पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एसिडिटी और अल्कलिनिटी जो भी डिफाइन करता है। देन इसको क्लासिफाई हमने किया, सबसे पहला इसका बड़ा से बड़ा क्या है, दैट इज ऑर्डर। देन सब ऑर्डर, देन ग्रेट ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली एंड सीरीज। तो सबसे छोटा सीरीज, सबसे बड़ा ऑर्डर। मेजर आपकी कौन कौन से हैं, दैट इज एलुवियल सोइल, इसमें एंटी सोल, इंसेप्टी सोल एंड एल्पी सोल। यहाँ ब्लैक सोइल में वर्टी सोल, रेड सोइल, एल्पी सोल, ये आपको याद रखना है। लेटराइट सोइल में उटी सोल्स, एल्टी सोल बोल सकते हैं। डेजर्ट में एरिड रीजन तो एरिड सोल। फॉरेस्ट सोइल आपका हिल सोइल, मार्शी सोइल बोल सकते हैं। प्रॉब्लम सोइल सैलाइन और अल्कालाइन। इसकी डिटेल में हम ज्यादा नहीं जाएंगे यहाँ पे, ऑलमोस्ट हमने डिस्कस करा, बाकी एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर मोस्ट एक्सटेंसिव है कौन सा, एलुवियल। आउट ऑफ एरिया 48 मिलियन हेक्टेयर एरिया कम्स फ्रॉम रिवर एलुवियम। दे इंक्लूड डेल्टिक आपका एलुवियम, कैलकेरियस एलुवियम एंड कोस्टल एलुवियम इसमें आता है। एंड ये आपका कहाँ का मिलता है, गंगा बेसिन, लाइक गोदावरी, कृष्णा, इन सब का जो डेल्टा है। एंड इसमें जो न्यू एलुवियम जिसको खदर बोलते हैं, ओल्ड को बांगर, तो न्यू खद्दर, तो नई खद्दर है तो चद्दर के हिसाब से याद रखो, नई चद्दर खद्दर। एंड लाइट कलर एंड लेस कंकर नोड्यूल्स इसमें मिलते हैं, ओल्डर आपका बांगर है, इस हिसाब से इसको देखना।
इसमें क्रॉप हो सकती है लाइक व्हीट, कॉटन, मेज, शुगर केन, वेजिटेबल, जूट, ऑयलसीड एंड पल्सेस। ब्लैक सॉइल की बात करें, डार्क कलर आपका इसका किसकी जैसे है, ड्यू टू clay humus and complex. Around 32 million hectare area है under this type of soil called black cotton soil. Mixing of the soil long and entire column with the monomorlite clay. तो ये पूछ सकता है कौन से का मिक्सिंग होता है इसमें, मोनोलाइट क्ले का। कॉटन ग्रो वेरी वेल इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, साउथ उड़ीसा, तमिलनाडु यहाँ पे मिलती है। एंड ब्लैक सोइल कंटेन 30 to 40% आपको पोर्शन ऑफ क्ले, ये आपको याद रखना है। इसका जो पीएच है तमिलनाडु में 8.5 से 9%। रिच होती है लाइन के अंदर, बट हैवी लो परमेबिलिटी। मोस्ट ऑफ द सॉइल्स कम अंडर ट्रैपिंग्स। इसमें जो क्रॉप हो सकती है मस्टर्ड, मिलेट, बंगाल ग्राम, कॉटन, ये सब। देन रेड सॉइल की बात करें, प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका कलर ऐसा होता है। इसका एरिया 30 मिलियन हेक्टेयर पहले से। मोस्टली कहाँ पे मिलती है, सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स में वेरी करती है, रेड टू येलो कलर में। एंड इसमें जो सॉइल इज लाइट टेक्सचर, इसको हम क्या बोलते हैं, केओलिनाइट की वजह से, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ठीक ठाक होती है। देन गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इस रीजन में मिलती है, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसमें जो क्रॉप ग्रो करेंगे दैट इज ग्राउंडनट, कसाव। उसके बाद लेटराइटिक सॉइल, अभी प्रोसेस ऑफ लेटराइजेशन होता है। लेटराइटिक सॉइल आर फॉर्म्ड ड्यू टू लेटराइजेशन, जिसमें क्या होता है, लीचिंग ऑफ ऑल द कैटायंस लिविंग द आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मोस्टली फाउंड इन द हिल्स एंड फुट हिल रीजन्स में मिलेगी। दिस इज फॉर्म अंडर द हाई इंटेंसिव डाउनपोर ऑफ द रेनफॉल। एंड ये आपका एसिड लविंग क्रॉप्स बोल सकते हैं, जैसे प्लांटेशन क्रॉप, फ्रूट्स, पाइनएप्पल, एवोकाडो, टी, रबड़, पेपर, स्पाइसेस, ये सब इसमें ग्रो कर सकते हैं। एंड राइस ऑल्सो ग्रो, जो आपका लोअर एलिवेशन वहाँ पे। डेजर्ट में आपको पता है राजस्थान में है, लेस देन 8% आपको इसमें क्ले कंटेंट मिलता है। एंड बहुत बड़ी बड़ी जगह पे, जैसे कंट्री लाइक सऊदी अरबिया, यूएई, जॉर्डन, यहाँ पे भी आपको इसमें मिलता है। एंड जो क्रॉप है कुकुम्बर, मिलेट्स, प्लेटफॉर्म, ये सब इसमें ग्रो करते हैं। पीटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल की बात करें, रिच इन द ऑर्गेनिक मैटर, आपको वेस्ट बंगाल, केरला, इनके कोस्ट पे मिलेगा। राइस इज मोस्टली इन द कोस्टल एरियाज। देन प्रोब्लेमेटिक सॉइल में सैलाइन सॉइल सबसे पहले आएगी। सैलाइन सॉइल contains excess amount of neutral soluble salt dominated by the chloride and sulfate of the sodium and calcium as well as magnesium। यानी इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सो आप देख सकते हो, ESP लेस देन 15, PS आपका लेस देन 8.5। दिस सॉइल नीड लीचिंग एंड ड्रेनेज बिफोर द क्रॉपिंग एंड एमोर्गेशन। हाई सॉल्ट टॉलरेंट इसमें जो क्रॉप आएंगी दैट इज स्वेनिया, राइस, शुगर केन, ओट, बर्सिम, ऐसे इंडियन फ्लावर एंड बार्ली। तो हाई सॉल्ट टॉलरेंट में आपकी राइस भी है, ये आपको ध्यान रखना है। मीडियम में बात करें, कैस्टर, कॉटन, सोरगम, परमिलेट, मेज, मस्टर्ड एंड व्हीट। लो में बात करें, पल्सेज, पीस एंड हेम, ग्राम, लिंसीड एंड सिसमी। उसके बाद सोडिक सॉइल की बात करें, हाई कंटेंट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, ये से मिलता है। दे आर विद द हाई एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ESP। डार्क इंक्रेस्टेशन है, इसको हम ब्लैक अल्काली बोलते हैं। एंड सोइल आर रिच इन NaCO3 कैरेक्टराइज्ड बाय द पीएच मोर देन 8.5 का पीएच। तो पूछ सकता है आपका सैलाइन का पीएच लेस देन 8.5 है, सोडी का मोर देन 8.5, ESP इसकी मोर देन 15। यूज इसमें जिप्सम वगैरह कर सकते हैं फॉर देयर अमेंडमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2S2। ये टॉलरेंट क्रॉप इसमें करनाल, रोड्स, पेरा, बरमूडा ग्रास, सुगर बीट। सेमी टॉलरेंट व्हीट, बार्ले, बर्सिम एंड शुगर केन। सेंसिटिव कौन कौन सी है, काउपी, सोरगम, सॉरी, काउपी, ग्राम, ग्राउंडनट, लेंटिल एंड पी एंड वेज। उसके बाद एसिड सॉइल, जिसमें जो लो पीएच विद हाई अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन एल्यूमिनियम के साथ। एनिन का जो एक्सचेंजेबल ESP जो है ये आप देख सकते हो, पैरामीटर बताया है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सैलाइन सॉइल मोर देन 4, तो याद रखना है। इसमें आपको याद रखना है सैलाइन और एल्किलाइन, सैलाइन सैलाइन सेम अल्काली में लेस देन 4 है, मोर देन 15। एक मिनट, सैलाइन अल्काली, तो यहाँ से हम देखते हैं सैलाइन सोइल और सैलाइन अल्काली, इन दोनों का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो मोर देन 4, बट अल्काली दैट इज लेस देन 4। अगर ESP की बात करें तो सिर्फ सैलाइन अल्काली, जिसके दो वर्ड हैं, उसी का सिर्फ 15 से ज्यादा है, उस सॉरी, सैलाइन का सिर्फ 15 से कम है, बाकी दोनों का 15 से ज्यादा रहेगा। देन पीएच की बात करें तो पीएच सिर्फ और सिर्फ अल्काली का मोर देन 8 है, ये आपको याद रखना है।
अब हरियाणा में कौन सी सॉइल मिलती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे शायद तमिलनाडु के हिसाब से बता रखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉप प्रोडक्शन लाइक क्लाइमेटिक, जिसमें एडेफिक, बायोटिक एंड एबायोटिक हम बोल सकते हैं। तो क्रॉप की ग्रोथ के लिए इंटरनल फैक्टर जिसमें जेनेटिक और हेरिडिटी आएगा, एक्सटर्नल में एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, एडेफिक, बायोटिक, फिजियोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक। इंटरनल में जैसे इंटरनल में आपका जो सोइल ना जो जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट हम बोल सकते हैं, जिसमें हाइल्डिंग एबिलिटी उसमें हो सकती है, अर्ली मैच्योरिंग हो सकता है, रेजिस्टेंट टू लॉजिंग हो सकता है, ड्रॉट फ्लोडिंग और सैलिनिटी के टॉलरेंस हो सकता है, टॉलरेंट टू इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, केमिकल कंजप्शन ऑफ ग्रेन्स, ऑयल कंटेंट एंड प्रोटीन कंटेंट के हिसाब से, क्वालिटी ऑफ द ग्रेन्स, फाइनेस एंड कोरनेस। अगर बात करें क्वालिटी ऑफ द स्टो, जिसमें स्वीटनेस और जूसीनेस हो सकता है। एक्टर्नल में जैसे क्लाइमेटिक, एडेपिक, ये सब सारे थे। तो क्लाइमेटिक फैक्टर से अबाउट 50% ऑफ द यील्ड इज एट्रीब्यूटेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर। तो ये बोल सकता है कितनी परसेंट एट्रीब्यूट होती है क्लाइमेटिक फैक्टर, 50%। द फॉलोइंग आर द, दैट इज प्रेसिपिटेशन क्लाइमेटिक फैक्टर है, टेम्परेचर यस, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सॉइल रेडिएशन, विंड वेलोसिटी, ये सब। प्रेसिपिटेशन की बात करें, प्रेसिपिटेशन इंक्लूड ऑल द वाटर व्हिच फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर सच एज स्नो, रेनफॉल, हेल, फॉग एंड ड्यू। रेनफॉल वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है वेजिटेशन। Total precipitation in the amount and distribution greatly affect the choice of a cultivated species. Then in the heavy and evenly distributed is टेम्परेचर भी आपका अफेक्ट करता है। जैसे मिनिमम टेम्परेचर पूछ सकता है, मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम। तो राइस के लिए मिनिमम टेम्परेचर 10, ऑप्टिमम 32, मैक्सिमम 36 से 38। वीट के लिए मिनिमम 4.5, ऑप्टिमम 20, मैक्सिमम 32 32। मेज में 8 से 10, मिनिमम टेम्परेचर 20, आपका ऑप्टिमम 40 टू 43, मैक्सिमम। सोरगम 12 से 13, मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम आपका 25 एंड मैक्सिमम 40। टोबैको 12 से 14%, 29% आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर टोबैको का, एंड 35 हुआ। उसके बाद एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं। वाटर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल वाटर वेपर्स। नॉर्मली इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आपका जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो होता है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो आपका प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, एंड जितना आपको सैचुरेशन रिक्वायर है, सैचुरेशन के लिए जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर टेम्परेचर। इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, इट मींस द एंटायर स्पेस इज फिल्ड विद द वाटर। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो सारा का सारा स्पेस वाटर से भरा हुआ है, एंड देयर इज नो सोइल इवोपरेशन एंड प्लांट ट्रांसपिरेशन स्किल। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द इन्फ्लुएंस द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप को इन्फ्लुएंस करती है। 40 टू 60% इज मोस्ट सुटेबल। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो सबसे बेस्ट होती है, 40 टू 60। वेरी फ्यू क्रॉप परफॉर्म वेल इन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 80 से ज्यादा में भी कुछ एक है बस। when relative humidity is high, there is a chance of outbreak of the pest and disease। so आपको याद रखना है, आउटब्रेक ऑफ द डिजीज एंड पेस्ट हाई ह्यूमिडिटी में ज्यादा होगा। सोलर रेडिएशन विदाउट विच द लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट, ये सब आपको पता है। एंड 0.4 से 0.7 माइक्रोन तक जो रेंज है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की, विजिबल रेंज वगैरह। विंड वेलोसिटी 4 टू 6 किलोमीटर पर आवर सबसे बेस्ट है हर एक टाइप ऑफ सोइल के लिए, सॉरी क्रॉप्स के लिए। विंड का आपको रोल पता है। एटमॉस्फेरिक जो गैसेज है एंड प्लांट की ग्रोथ के लिए CO2 0.03%, ऑक्सीजन 20.95%, नाइट्रोजन 28.09%, आर्गन 0.93, अदर 0.02। ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह के लिए भी। देन एडेफिक फैक्टर, जैसे plants grown in the land completely depend on the soil on which they are grown। the soil factor that affect the crop growth, that is soil moisture होता है, air temperature soil का, mineral matter कितना है, organic matter कितना है, organism कौन कौन से हैं, रिएक्शन कौन कौन से हो सकती है। अगर बात करें soil moisture की, तो आपको प्लांट की जर्मिनेशन में हेल्प करेगा ये सोइल। एयर की बात करें, जर्मिनेशन एरिएशन ऑफ द सोइल इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स, एंड जर्मिनेशन इज इनहिबिट हो जाएगा अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। सोइल टेम्परेचर का भी आपको पता है। मिनरल न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैंगनीज, आयरन, ये सब आपका डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट में हेल्प करता है। एसबायोटिक स्ट्रेस, जिसमें आपकी लिविंग पार्ट आ जाएंगे, प्लांट, एनिमल्स, फिजियोग्राफिक फैक्टर।
सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हमारे आ सकते हैं। सोसाइटी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फार्मिंग किस तरह टाइप से वो देखते हैं। अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ क्रॉप बाय द ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई द फॉडर एंड देयर फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर। ब्रीडिंग वेराइटीज यार these are जनरल पॉइंट। टिलेज क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल टिलेज ऑपरेशन इज द वेरियस फॉर्म practiced from the very inception of the growing plants. Primitive man used to disturb the soil for placing the weeds. पहले सिर्फ ये मोटिव था कि सॉइल के अंदर कैसे भी इसको प्लेस करें। द वर्ड टिलेज ये आपका एक डिरा हुआ है एंग्लो सैक्सन वर्ड जिसका टिलियन एंड टियोलिन मीनिंग द प्लो एंड प्रिपेयर द सॉइल फॉर द सीड्स एंड टू रेज द क्रॉप। Jethro Tull, considered as the father of tillage, suggested that tillage ये फिर थ्रो द प्लोइंग इज नेसेसरी टू मेक द सॉइल इनटू फाइन पार्टिकल। उसका टिलेज की बात करें मैकेनिकल मैनिपुलेशन सॉइल का इंप्लीमेंट के द्वारा। टिल्थ की बात करें फिजिकल कंडीशन, इसमें जो सॉइल ऑब्टेन आउट ऑफ टिलेज। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन ऑब्जेक्टिव फॉर टिलेज आर प्रिपेयर गुड सीड बेड, मेक soil capable for absorbing more rainwater, manure fertilizer uniformly in the soil means aerate the soil, and to provide adequate soil seed soil contact to permit water flow, and then hard pan को break करने के लिए। these are general points. On season tillage, off season tillage. On season tillage में क्या होता है, that are done on the raising crop in the same season or at the onset of the crop. This on season, these are the preparatory cultivation and after the cultivation. Preparatory में क्या होगा, this refer to the tillage operation that are done to prepare the field for raising the crop is consist of deep opening and loosening of the soil and to bring about the desirable tilth as to incorporate the uproot weed and crop stubble in the soil is workable condition। इसमें दो टाइप की प्रिपरेटरी में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी आप सोइल की जो bring the land under the cultivation is known as harvesting of the crop के बाद plowing is opening to compact soil of compact soil with the help of different plow, country plow, MB plow, disc plow, ट्रैक्टर एंड पावर टिलर ये हम यूज करके इसमें कर सकते हैं। सेकेंडरी टिलेज परफॉर्म ऑन द सॉइल आफ्टर द प्राइमरी टिलेज के बाद जो परफॉर्म करते हैं उसको सेकेंडरी टिलेज कहेंगे। एंड इसका जो मेन मोटिव है लाइटर और फाइनिंग द ऑपरेशन, जो आपका सॉइल पार्टिकल है उसको लाइट करना। ऑक्सीजन टिलेज क्या हो सकता है, ये आप देख लेना आफ्टर प्लेसमेंट। ऑक्सीजन टिलेज ऑपरेशन डन फॉर द कंडीशनिंग ऑफ द सॉइल सुटेबली फॉर द फोर्थकमिंग मेन सीजन। या फिर ऑक्सीजन में जो हम करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज हम इसको बोल सकते हैं, समर टिलेज, विंटर टिलेज एंड फैलो टिलेज। अभी कुछ एक स्पेशल पर्पज के टिलेज हैं। टिलेज ऑपरेशन इंटेंडेड टू सेवरल स्पेशल पर्पज आर सेड टू बी स्पेशल पर्पज टिलेज। जैसे सब सोइलिंग टू ब्रेक द हार्ड पैन ऑफ द सोइल। क्लीन टिलेज सबको समझे, उसमें एंटायर फील्ड को क्लीन करना है। ब्लाइंड टिलेज जैसे हम शुगर केन में कर सकते हैं, जैसे बिफोर द जर्मिनेशन। तो किसमें किया जाता है, शुगर केन पोटैटो। इट रेफर टू द टिलेज डन आफ्टर सीडिंग, तो उसके बाद में करते हैं आइदर एट द प्री इमर्जेंस स्टेज और व्हाइल दे आर एट अर्ली स्टेज ऑफ द ग्रोथ। एंड इसमें ध्यान रखिए नॉट टू बी गेट डैमेज जो प्लांट है, एंड एक्स्ट्रा प्लांट्स एंड ब्रॉड लीव्स विच आर अप्रूटेड, जो अगर एक्स्ट्रा है तो उनको अप्रूट भी हम इसमें कर देते हैं। ड्राई टिलेज की बात करें, ड्राई टिलेज इज प्रैक्टिस फॉर द क्रॉप दैट आर सोन और प्लांटेड और ड्राई लैंड कंडीशंस में having sufficient moisture for the germination of the सीड के लिए। दिस इज सुटेबल फॉर द क्रॉप लाइक ब्रॉडकास्टेड ड्राई अगर कर रहे हैं, जूट अगर करोगे, वीट अगर ग्रो करना है, सोइल ऑयल सीड क्रॉप्स, पल्सेस, पोटैटो, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप। ड्राई टिलेज जो है इज डन इन द सोइल हैविंग द सफिशिएंट मॉइस्चर कितना हो 21 से 23%, ये परसेंटेज आपको याद रखना है। फिर आता है वेट टिलेज। वेट टिलेज और पडलिंग बोल सकते हैं। द टिलेज ऑपरेशन दैट डन इन द लैंड विद द स्टैंडिंग वाटर, इसको वेट टिलेज और पडलिंग बोल सकते हैं। पडलिंग ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ द flowing repeatedly in the standing water and water until the soil becomes soft and muddy ना हो जाए तब तक हम करेंगे। फडलिंग क्रिएट एन impervious layer जो है below the soil surface to reduce the deep percolation loss of water and to provide the soft seed bed for the planting rice। फडलिंग is done in both the direction for the incorporation of the green manure and weeds के लिए। wet tillage destroy the soil structure and soil the particles that are separated during the puddling later। wet tillage is the only means that of plant प्रिपरेशन जो है फॉर द प्लांटिंग सेमी एक्वाटिक प्लांट्स है सच एज राइस, तो इनके लिए हम मेनली करते हैं सोइल को ओपन। देन वेट लो आपको बोलना होगा। डेप्थ ऑफ फ्लोइंग कितना हो सकता है, डिजायरेबल डेप्थ 12 से 20 सेंटीमीटर फॉर द फील्ड,
फ्लोइंग डेप्थ वेरीज करता है आपका रूट जोन के हिसाब से। एंड डेप्थ आपका 10 से 20 हो सकता है आपको होता है सैलो रूटेड ग्रुप में। एंड 15 टू 30 सेंटीमीटर आपका डीप रूटेड में। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि सैलो में भी 10 से 20 एंड 15 से 30 डीप रूटेड में। नंबर ऑफ फ्लोइंग आप कर सकते हो, डिपेंड करता है सॉइल कंडीशन पे, टाइम एंड कल्टीवेशन बिटवीन द टू ग्रुप्स। Zero tillage practice in the rice fallow pulses. Minimum number of flowing is taken at the optimum moisture. Time of flowing क्या हो सकता है? Optimum soil, the moisture content और tillage 60% of field capacity में इसको बोल सकते हैं। ये आपको याद रखना है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या क्या है टिलेज में? एक तो मिनिमम टिलेज कम से कम करें, कॉस्ट एंड इसको बिल्कुल हम रिड्यूस करने की कोशिश करें। सोइल कॉम्पैक्ट इज कंपेरेटिवली लेस, सोइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ना करें। वेस्ट स्टोरेज बाय द वाटर स्टोरेज, सॉरी वाटर स्टोरेज इन द फ्लो, टिलेज इंक्रीज, वाटर लॉस थ्रू द रन ऑफ एंड इरोजन इज मिनिमम। इनको हम कम से कम करना है। जीरो टिलेज में कुछ भी नहीं करना, जस्ट जहाँ पे हमने वो किया था, हार्वेस्टिंग की थी, उसी में आपको डायरेक्ट करना है। जनरली काफी मिलती है एल्फिसोल में, ऑक्सीसोल और यूटिसोल इन द ह्यूमिड ट्रॉपिक एंड सभी ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में। टिल प्लांटिंग क्या होता है? इज वन मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग जीरो टिलेज। प्रैक्टिस करने के लिए वाइड स्वीप एंड ए ट्रास बार, क्लियर से स्ट्रिप ओवर ए प्रीवियस रो के अंदर एंड बिफोर हार्वेस्ट, बिफोर फ्लोइंग द वेजिटेशन प्रेजेंट है जो भी डिस्ट्रॉय और विद द ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉन सिलेक्टिव हेर्बिसाइड ग्लाइफोसेट ग्लाइफोटी आप कर सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? जीरो टिल जो है सोलर होमोजेनस इन स्ट्रक्चर विद मोर नंबर ऑफ earthworm, ऑर्गेनिक सॉइल आपका कंटेंट इंक्रीज होगा इसमें ड्यू टू लेस मिनरलाइजेशन। सरफेस रन ऑफ इज रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्चेस। डिसएडवांटेज हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होगी, मिनरलाइजेशन, ऑर्गेनिक मैटर इन द जीरो टिलेज, ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पेरिनियल वीड्स में प्रॉब्लम हो सकती है। हाई नंबर ऑफ वॉलंटियर प्लांट्स कैन बी बिल्ट अप ऑफ पेस्ट। स्टेबल वगैरह आप जानते हो कि जो हमने इसको मल्चिंग वगैरह की है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, सॉरी प्रोटेक्ट द सॉइल हम बोल सकते हैं, या फिर मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए 5 to 10 सेंटीमीटर विड्थ आप रख सकते हो वहाँ पे। कंजर्वेशन टिलेज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर system of tillage where the organic residues are not inverted into the soil such that they are remain on the surface as protective cover against the erosion and evaporation losses को रोकने के लिए। मेन फील्ड प्रिपरेशन हम कर सकते हैं अच्छे से, लाइक हेरोइन वगैरह लगा के। उसके बाद सीड, सीडिएट, सोइंग डेप्थ, सोइंग मेथड, जर्मिनेशन, ये सब क्या होता है? सो अभी 12:35, देयर इज 15 मिनट ब्रेक एंड वी विल मीट। वीडियो यहीं पे पॉज रहेगी, आप चलती रहेगी, यू कैन वांट टू टेक योर टी वगैरह। 12:50 पे वी विल मीट अगेन। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। मैं इसको रिज्यूम कर रहा हूँ, चलो यहीं पे 15 मिनट बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक। अभी देखें सीड रेट, सोइंग मेथड, जर्मिनेशन एंड क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड क्या होता है? प्लांट प्रोपगेशन इज मेड ऑफ टू वेज, सेक्सुअल बाय सीड्स। अगर सेक्सुअल प्रोपगेशन है कि मतलब सीड से हम ग्रो कर रहे हैं, तो फिर एसेक्सुअल जिसमें वेजिटेटिव प्लांट्स, कोई भी पार्ट हम यूज कर सकते हैं उसका। बायोलॉजिकली सीड इज राइप फर्टिलाइज ओविल। फर्टिलाइज ओविल आपका सीड होता है। ओविल के कंटेक्स्ट में अगर आए तो सीड यानी यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग। देन व्हाट इज सीड रेट? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया के हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सीड रेट पर किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर में कितनी हो इंटू नंबर ऑफ सीड। अब रेल्स की बात करें इंटू टेस्ट वेट कितना सीड का, लाइक व्हीट का 40 है, राइस का 25 इस हिसाब से, इंटू 100 अपॉन में 1000 इंटू जर्मिनेशन परसेंट कितना है। आप बता सकते हो कॉटन का जर्मिनेशन परसेंट कितना। सोइंग के मेथड हो सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग छिड़क सकते हो आप, डिबलिंग कहीं पे डिबलिंग के मेथड से, एंड सीड को अपने हाथ से वो कर सकते हो। सोइंग बिहाइंड द प्लो, जो मैनुअल मैकेनिकल पहले हम करते थे एक टाइप से। देन सीड ड्रिलिंग, नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग। ब्रॉडकास्टिंग में इस कॉल्ड आल्सो कॉल्ड रैंडम सोइंग इसको बोलते हैं, लिटरली मींस स्कैटरिंग द सीड्स। ब्रॉडकास्टिंग डन फॉर मेनी क्रॉप्स एंड मोस्टली फॉलोड फॉर द स्मॉल एंड for small size to medium sized crop. This is the largest method of sowing followed in India since it is the easiest and cheapest method. Require minimum labor to optimum plant population in unit area. Only skilled persons should be broadcast the seed for uniform scattering, but the plowed field should be in perfect condition for the trigger germination. Because जो water वगैरह उसमें अच्छे से दिया हो। इसके disadvantage क्या है? That is all the seed broadcast do not have contact with the soil. 100% germination is not possible. Enhance the seed rate. Seed rate की requirement यहाँ पे ज्यादा होती है। अगर बात करें राइस के कंटेक्ट में फ्री वीट को 125 किलोग्राम तक पर हेक्टेयर में आपको सीड रेट रिक्वायरमेंट है। अगर बात करें सीड कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द डिजायर्ड डेप्थ, देन डिजायर्ड डेप्थ एंश्योर परफेक्ट एनकरेज एंड लॉजिंग इज मोर कॉमनली आपका ब्रॉडकास्टिंग में ज्यादा होती है। डिबलिंग आपका लाइन सोइंग इसको बोल सकते हैं। इंसेटिंग ए सीड थ्रू ए होल एट ए डिजायर्ड डेप्थ एंड कवरिंग द होल विद द सॉइल। लाइक बात करें तो डिबलिंग आप इनमें कंपेरिजन करोगे तो ये थोड़ा कॉस्टली है, ये चीपर मेथड है, कंसिडरेबल टाइम है, क्विकेस्ट एंड टाइम सेविंग है। फिक्स सीड रेट रहेगा बट यहाँ पे हाइयर सीड रेट। मैकेनाइजेशन पॉसिबल, लाइक वीडिंग हार्वेस्टिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता आपको कोई सा डिफिनाइट आप करो स्पेसिंग वगैरह कुछ आपने नहीं की तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यूनिफॉर्मली यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स, लाइक लैंड इरिगेशन अच्छे से कर सकते हो, इसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो सकता। रिसोर्स बिहाइंड द फ्लो वो सब हमने देख लिया था। देन ड्रिल एंड ट्रांसप्लांटिंग, अगर नर्सरी वगैरह लगाए कर रहे हैं तो। जर्मिनेशन की बात करें, जर्मिनेशन ये प्रोट्रूजन ऑफ द रेडिकल और शील्डिंग एमरजेंस की वो की तरह आपको ग्रो कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वाइबिलिटी, एबिलिटी टू जर्मिनेट। जर्मिनेशन रिजल्ट इन द रप्चर ऑफ द सीड और एन एमरजेंस ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। इसकी फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? सोइल अफेक्ट कर सकती है, सोइल का टाइप, टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रेटली इन्फ्लुएंस द सीड जर्मिनेशन। मॉइस्चर भी आपका, टेम्परेचर कर सकता है, लाइट भी कर सकती है, सॉइल कंडीशन कर सकती है, डेप्थ ऑफ सोइंग कितनी है उसके हिसाब से भी। तो ऑप्टिमम की बात करें, दैट इज द thumb rule is sow seed depth of 3 to 4 times diameter of the seed. The optimum depth of sowing for most of the field crop कितनी? 3 to 5 सेंटीमीटर। कितना याद रखना है? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन इस टाइप पूछ जाएंगे, कौन सा आपका फैक्टर अफेक्ट करता है सीड जर्मिनेशन को, कितनी जर्मिनेशन आपकी डेप्थ होगी। क्रॉप स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट, इसमें क्या होगा? गुड क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर फॉर द बेटर क्रॉप प्रोडक्शन। A better crop establishment is in turns expressed as the optimum plant population in the field. Number of plant in the per unit area in the crop field is known as plant population. इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग द प्लांट पॉपुलेशन, क्या क्या फर्क पड़ेगा आपका? साइज ऑफ द प्लांट के हिसाब से, इलास्टिसिटी ऑफ द प्लांट, फोरेजिंग ऑफ द एरिया ऑफ द सॉइल कवर एंड ड्राई मैटर पार्सनिंग, एंड क्रॉप एंड वेराइटी पे डिपेंड करता है। लाइक बात करें राइस की, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है तो अगर स्पेसिंग अपने 15 गुना अपने 15 सेंटीमीटर की स्पेसिंग है तो शॉर्ट ड्यूरेशन में 6,66,006 जो भी है। देन मीडियम में 5 लाख, लॉन्ग में 3,33,000। कॉटन की बात करें, कॉटन में आपका हाइब्रिड का पूछ सकता है, वैसे अगर बीटी का पूछेगा 10,000, हाइब्रिड का 18,000 के आसपास, लॉन्ग में 44 है, यहाँ पे 55। मेज की बात करें, हाइब्रिड मेज में 83,
डिपेंड करता है स्पेसिंग के ऊपर। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसको डिफेक्ट करेंगे, किस टाइम में अपनी सोइंग की है। लेट हो गए तो जर्मिनेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रेनफॉल अगर प्रॉपर हुई है तो फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन सही दी तो सीड रेट पे डिपेंड करता है। जैसे डायरेक्ट सोइंग 100 किलोग्राम राइस में, लाइन सोइंग में 60 किलोग्राम, ट्रांसप्लांटिंग ओनली रिक्वायरमेंट 60 किलोग्राम। प्लांट ज्योमेट्री में डिपेंड करता है। अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट इन डिफरेंट rows and columns in an area to utilize the natural resources is called the crop की geometry, and it is otherwise area occupied by the single plant। जैसे राइस के लिए 20 into 50 सेंटीमीटर उसका ज्योमेट्री हम बोल सकते हैं। दिस इज वेरी इसेंशियल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज लाइक लाइट वाटर न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करने के लिए। अब दो टाइप की आप डिफरेंट टाइप ऑफ सॉरी थ्री टाइप ऑफ क्रॉप ज्योमेट्री हम बोल सकते हैं। रैंडम, ये ब्रॉडकास्टिंग के समय में आप नो इक्वल स्पेस। स्क्वायर में आपको स्क्वायर शेप जैसे 7.5 टू 7.5, बनाना में 1.8 ले सकते हो। रेक्टेंगुलर में इस टाइप से आप देख सकते हो कि जो लेंथ हो जाता रहेगी एंड जो आपके बिटवीन द रो डिस्टेंस वो कम रहेगी। 16 into 30, 19 into 60 जो भी। यहाँ पे सॉलिड रो हो सकता है। इस रो हैव नो प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द प्लांट। दिस इज फॉलो ओनली फॉर द एनुअल क्रॉप विद हैव टिल्डरिंग पैटर्न के लिए। देयर इज ए डिफिनाइट रो अरेंजमेंट बट नो कॉलम अरेंजमेंट लाइक व्हीट। उसके बाद पेयर्ड रो अरेंजमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। तो ये पूछ सकता कौन से को रेक्टेंगुलर बोलेंगे, दैट इज पेयर्ड रो। इट क्रॉप रिक्वायर 16 to 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग एंड इफ पेयर्ड रो इज टू बी adopted by the spacing is altered 90 सेंटीमीटर तक जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ 60 में, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट आपका इंटरक्रॉप करने के लिए। देन द बेस पॉपुलेशन इज केप्ट कांस्टेंट। स्किप रो, a row is planted in skip and hence there is a reduction in the population। एक रो आपने स्किप कर दी। This reduction is compensated by the planting and intercrop practiced in the rainfed and dry land में। तो skip row वहां पे की जाती है। Then triangular method recommend for wide space row like जो कोकोनट, मैंगो एंड एरिया इसमें थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको। उसके बाद रोल ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर की बात करें, इंटरकल्टिवेशन, थिनिंग, गैप फिलिंगेशन। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर आर द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट that are used as the source of plant nutrient। These nutrient after the decomposition manure can be grouped into bulky organic manure, concentrated organic manure। manure bulky में आएंगे आपके FYM, compost from the organic waste, night soil, sludge, sewage and green manure। तो याद रखना है ग्रीन मैन्योर कैसा है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। स्लज कैसा, बल्कि ऑर्गेनिक। एंड कंसंट्रेटेड में आपका जैसे ऑयल केक, जो एडिबल हो सकते हैं, नॉन एडिबल भी। ब्लड मिल, फिश मिल, जो आपका कंसंट्रेटेड अमाउंट में जितना है उतना जरूर देंगे उतने अमाउंट में। लाइक फर्टिलाइजर, दीज आर द इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड एंड केमिकल कंटेंट प्लांट न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट इज हाई इन द फर्टिलाइजर देन आपको ऑर्गेनिक मैन्योर से ज्यादा मिलता है। एंड न्यूट्रिएंट आर रिलीज ऑलमोस्ट इमीडिएटली, उसी टाइम आपको प्लांट को मिल जाएंगे। एंड इसको हमने डिवाइड किया स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स। स्ट्रेट में आपका सप्लाई सिंगल न्यूट्रिएंट लाइक यूरिया जो आपको सिर्फ नाइट्रोजन अप्लाई करेगा, म्यूरेट ऑफ पोटास। कॉम्प्लेक्स में 2 न्यूट्रिएंट लाइक एनपीके हम बात करें तो 3 न्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स की बात करें 2 और मोर न्यूट्रिएंट जैसे ग्राउंडनट मिक्सचर। रोल क्या क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, फॉर द बेटर रूट ग्रोथ, ये सब। एग्रोनॉमिक इंटरवेंशन फॉर चेंजिंग यूटिलाइजिंग बेटर फर्टिलाइजेशन। कॉमन सेंस की डिस्कस हम यहाँ पे नहीं करेंगे, जो फैक्ट है वो हम देखते हुए चलेंगे यहाँ पे। वीडिंग, होइंग, अर्थिंग, रोगिंग, ये आपका कुछ एक टर्म्स हैं। अदर इंटरकल्चर ऑपरेशन, हैरोइंग क्या होता है? स्ट्रिंगिंग और स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग द सॉइल सरफेस इन इंटर और इंट्रा रो स्पेसिंग ऑफ द क्रॉप यूजिंग टूल्स और इम्प्लीमेंट। रोगिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ द प्लांट ऑफ ए वेराइटी एंड मिक्स विद द अदर वेराइटी ऑफ द सेम क्रॉप। एग्जांपल IR50 राइस फील्ड, द अदर जो राइस वेराइटी हर रो रोगिंग हम उसमें करते हैं अनडिजायरेबल प्लांट को बाहर निकालें। इट इज प्रैक्टिस इन द सीड प्रोडक्शन टू मेंटेन द प्योरिटी। देन टॉपिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ टर्मिनल बड्स, इट इज डन टू स्टिमुलेट द एक्सिलरीज ऑफ आपकी ग्रोथ, उसको बढ़ाने के लिए। प्रैक्टिस इन द कॉटन एंड टोबैको। तो टॉपिंग आपको याद रखना है। क्रॉपिंग की बात करें, प्रोविजन ऑफ द सपोर्ट द प्लांट, इसमें प्रोविजन उसको हम थोड़ा सा सहारा दे रहे हैं। प्रैक्टिस आपका किसमें किया जाता है? शुगर केन में। एंड इट इज डन टू प्रिवेंट द लॉजिंग ऑफ द क्रॉप, क्रॉप को लॉजिंग से बचाने के लिए। केन स्टॉक ऑफ फ्रॉम द एडजेसेंट रोज आर ब्रॉट टुगेदर एंड टाइड, उनको एक दूसरे से बांध देना है। डिट्रासिंग की बात करें, रिमूव ऑफ द ओल्डर लीव, जो आपकी पुरानी लीव्स है उनको डिट्रास करें ताकि आपका जो फोटोसिंथेसिस में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। देन डीसकरिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ द ऑक्सिलरी बड एंड ब्रांचेस which are considered non-essential for the crop production and which removes the plant nutrient considerably are called scurs। आपका टोबैको में परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद इरिगेशन, टाइम एंड मेथड, मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इरिगेशन क्या होता है?
defined as the artificial application of water to the soil for the purpose of crop production के लिए, and supplement to rainfall and groundwater distribution के लिए. Importance of water to the plant. Plant contain 90% of the water, which gives the turgidity and keep them erect. Water is an essential part of the protoplasm. ठीक है. Regulate the temperature of the plant system. Essential to meet the transpiration requirement. Serves as the medium for the dissolving the nutrient. ठीक है. Important ingredient है photosynthesis के लिए. Time of irrigation अलग अलग टाइम पे, लाइक कई बार आपकी जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, जैसे वीट की बात करें 21 दिन बाद सीआरआई स्टेज पे आपको देनी है. वीट की बात करें तो क्या हो सकती है आप बताना. सॉरी, सीआरआई वीट में था, राइस की क्या हो सकती है, क्या बता सकते हो, कॉटन में कौन सा है. लाइक अगर बात करें इमीडिएटली आफ्टर इरिगेशन, ऑल द मैक्रो एंड माइक्रोपोर्स विल fill with the water. All the water present in the macropore will drain to subsoil में within the 48 hours and moisture in microscopic will be available to the plants. एंड ये आपका जो वाटर है कहाँ पे मिलता है, अपर लिमिट ऑफ द ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर रेंज इन द फील्ड कैपेसिटी 0.01 से लेके 0.03 से आपका, द लोअर लिमिट इज जस्ट अबव द विल्टिंग पॉइंट दैट इज -1.5. ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन आपका स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए ये सब. अब इरिगेशन की मेथड सरफेस इरिगेशन, जिसमें सरफेस पे खुला पानी हम छोड़ देंगे सरफेस में, अंडरग्राउंड आपको पाइप वगैरह लगा कर सकते हैं. देन प्रेशराइज, लाइक आपका जो स्प्रिंकलर वगैरह है. क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इरिगेशन, आपको वाटर सप्लाई कैसी है, टोपोग्राफी लैंड की कैसी है, देन क्वांटिटी ऑफ द वाटर आपके पास कितना है, क्रॉप कौन सी है, मेथड आप कौन सा अप्लाई करें. सरफेस इरिगेशन की बात करें, ओल्डेस्ट है, ये पूछ सकते हैं ओल्डेस्ट मेथड कौन था, सरफेस इरिगेशन. मोस्ट कॉमन है, 90% ऑफ द वर्ल्ड इरिगेटेड एरियाज आर अंडर दिस मेथड. यूएसए में 66% किससे, सरफेस इरिगेशन से. दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द लो टू मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन रेट एंड लेवल 2 से 3% अगर स्लोप है या फिर उससे कम है तो वहां पे आप कर सकते हो. इसमें लेबर इंटेंसिव है, इट्स द बेनिफिट. उसमें सरफेस इज ग्रुप अंडर बॉर्डर, चेक बेसिन, फरो इरिगेशन, इनमें फर्दर डिवाइड कर दिया है. बॉर्डर इज अगेन क्लासिफाइड इन द स्ट्रेट एंड कंटूर बंडिंग. कंटूर जो बॉर्डर है उसमें चेक बेसिन में भी रेक्टेंगुलर हो सकता है, कंटूर और रिंग, एंड फरो इरिगेशन इसमें फर्दर इसमें क्लासिफाई है. सबसे बॉर्डर इरिगेशन, द लैंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉर्डर. तो लैंड को डिवाइड करना है. दीज बॉर्डर आर सेपरेटेड बाय द लो रिजेस एंड द border strips have a uniform gentle slope in the direction of irrigation. irrigation की डायरेक्शन में चलना है. each strip is irrigated independently by the running water and upper end. the upper जो water spread and flow down the strip is sheet confined by the border strips. ठीक है. suitability इसकी क्या है, soil having moderate to low and high infiltration rates. it is not used in the coarse sandy soil में इसको यूज नहीं कर सकते. very high infiltration rate है जहाँ पे, and also in the heavy soil having a very low infiltration rate. सुटेबल टू इरिगेट होल क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लाइक व्हीट में आप अप्लाई कर सकते हो बॉर्डर स्ट्रिप को. बॉर्डर क्रॉप्स में कर सकते हो, लेगिंग्स में कर सकते हो, बट किसके लिए सुटेबल नहीं है, राइस के लिए. एडवांटेज क्या है, बॉर्डर इरिगेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद सिंपल फार्म इम्प्लीमेंट, लाइक मतलब आपका जो ड्रोन से कर सकते हो, एक फार्म लीजर हो बंड फॉर्मर से बना सकते हो. लेबर रिक्वायरमेंट इन इरिगेशन रिड्यूस हो जाती है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल चेक बेसिन के हिसाब से. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का, एप्लीकेशन एफिशिएंसी आर पॉसिबल. लार्ज इरिगेशन स्ट्रीम्स कैन बी एफिशिएंटली यूज्ड. adequate surface drainage is provided if outlet is available. मेथड देखो, सरफेस सब सरफेस, इसमें आपको फर्दर प्रेशराइज में ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर. सरफेस में फ्लडिंग आ सकता है, चेक बेसिन, बेसिन, बॉर्डर और फरो. ड्रिप में सब सरफेस, ड्रिप सब सरफेस एंड ओवरहेड. स्प्रिंकलर में बात करें, माइक्रो स्प्रिंकलर, ओवरहेड, रेनगो, रेनगन एंड सेंटर पाइप. फरो की बात करें, डीप फरो, कोरुगेटेड फरो हो सकता है, लेवल कंट्रोल, ये सब इसके टाइप एंड ग्रेड. चेक बेसिन में क्या करेंगे, द मोस्ट कॉमन सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन. ये द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स एंड नियरली लेवल सरफेस. बंड्स और ridges are constructed around the area forming basin within which the irrigation water can be controlled किया जा सकता है. The water applied to a desired depth can be retained until it infiltrate into the soil. The size of the basin vary करता है 10 to 25 मीटर स्क्वायर तक, depending upon the soil type, topography, स्ट्रीम की साइज और क्रॉप के ऊपर डिपेंड. डेप्टिबिलिटी आप स्मॉल जेंटल एंड यूनिफॉर्म लैंड स्लोप बना के आप कर सकते हो. एंड सॉइल हैविंग द मॉडरेट टू लो इन्फिल्ट्रेशन रेट. अडॉप्टेड टू ग्रेन एंड फॉडर क्रॉप इन हैवी सॉइल एंड सुटेबिलिटी टू परमिएबल सॉइल. एडवांटेज, चेक बेसिन आर यूजफुल व्हेन द लीचिंग इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल प्रोफाइल, तब इसकी जरूरत पड़ती है. रेनफॉल कैन बी कंजर्व एंड सॉइल इरोजन इज रिड्यूस्ड बाय द रिटेनिंग लार्ज पार्ट ऑफ द रेन.
एंड हाई वाटर एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एफिशिएंसी वी कैन सी। उसके बाद फरो इरिगेशन, सर्ज इरिगेशन जिसमें ऑन ऑफ सिस्टम हम बोल सकते हैं। ये आपको याद रखना, सब सरफेस आपका बीनीथ द सॉइल। प्रेशराइज में ड्रिप इरिगेशन, ऊपर ऊपर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड रेस्ट आप यहाँ से खुद पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस वो है नहीं। बट लास्ट आता है ड्रेनेज। क्या होता है ड्रेनेज? द आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वाटर इन एक्सेस एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप। जो एक्सेस है उसको निकालना, तो इसके डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड हम बोल सकते हैं। प्लांटिंग जियोमेट्री एंड रिस्पेक्ट टू द क्रॉप रेंज, ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिबलिंग, ड्रिलिंग, नर्सरी प्लांटिंग, यू कैन सी। यूनिफॉर्म पॉपुलेशन के लिए, बेटर जनरेशन, रिड्यूस सीड रेट करने के लिए, तो यहाँ पे ड्रिबलिंग वगैरह हम कर रहे हैं। क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है। क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम, सबसे पहले इंटेंसिव क्रॉपिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दैट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हम बोल सकते हैं। सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? ट्रेडिशनली इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन हैज कम फ्रॉम द पुटिंग मोर लैंड अंडर द कल्टीवेशन। पहले ये था कि ज्यादा कल्टीवेशन के लिए आपके पास लैंड आई तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। एंड इन द लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इन द एशिया, ऑल द लैंड दैट कैन बी इकोनॉमिकली कल्टिवेटेड इज ऑलरेडी इन द यूज। इन फ्यूचर मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा फूड नीड मस्ट कम फ्रॉम द हायर प्रोडक्शन से आना चाहिए, जो लैंड आपने ऑलरेडी फार्म की हुई। एंड ए मेजर शेयर ऑफ दिस इंक्रीज इज लाइकली टू बिकम फ्रॉम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस पर ईयर के हिसाब से आप क्रॉप बढ़ा सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। तो इसमें ए सिस्टम इज डिफाइंड a set of components that are interrelated and interact among themselves, and a cropping system referred to a set of the crop system making up the cropping activities to a farm system. Cropping system comprise all components required for the production of a particular crop के लिए। एंड इसमें क्रॉपिंग पैटर्न हम क्या बोलेंगे? ईयरली सीक्वेंस जो आप रख रहे हैं उसको क्रॉपिंग पैटर्न की, कौन कौन से आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं एंड क्या आपका पैटर्न क्रॉप ग्रो करने का पैटर्न, यू कैन सी क्रॉपिंग पैटर्न। इसमें अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप्स, number of the crop we can say, and cropping system में the cropping system used on the farm and their interaction with the farm resources, other farm enterprise, availability technology कौन कौन सी है। जैसे सबसे पहले इंटेंसिव कल्टीवेशन आता है आपका एक, या फिर इंटेंसिव क्रॉपिंग। इसका प्रिंसिपल क्या है? वन क्रॉप एंड अनदर इज मिनिमाइज्ड through modified land preparation. The term it is possible when the resource are available in the plenty. Example: garden land cultivation. Cropping intensity higher in intensive cropping. And crop intensification technique includes intercropping, relay cropping, sequential cropping, and return cropping. कि intensively उसको ज्यादा उसको हम यूज करें। All such system comes under the general term multiple cropping line. नीड क्यों है इसकी? क्रॉपिंग सिस्टम हैज इवॉल्व बेस्ड ऑन द क्लाइमेट, सोइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी के लिए, फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज पुट प्रेशर ऑन द लैंड, इसके रिड्यूस करने के लिए क्रॉपिंग सिस्टम शुड प्रोवाइड इनफ फूड फॉर द फैमिली, फॉर्डर फॉर कैटल, जनरल आपका जनरेट द सफिशिएंट कैश इनकम फॉर डोमेस्टिक एंड कल्टीवेशन एक्सपेंसेस के लिए। इंटेंसिव क्रॉपिंग में growing number of crop on the same piece of the land during the given period of time. Cropping intensity, number of crop cultivated in the piece of land per annum is cropping intensity. In Punjab and Tamil Nadu, cropping intensity is 100%, that is 140 to 150%. In Rajasthan, the cropping intensity is less. मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? बहुत सारी क्रॉप आपने एक साथ लगाई है, इसमें मिक्स क्रॉपिंग आ सकता है, दो कोई भी सीड को मिक्स कर दिया, नो डिफिनेट रो। रो इंटर क्रॉपिंग, अलग अलग रो बना दिए। स्ट्रिप क्रॉपिंग, growing two or more simultaneously in the strip width of the permit independent cultivation by but narrow enough to crops interact economically, जैसे groundnut plus red gram, ये बोल सकता है 6:4, that is kind of strip cropping. Relay cropping, growing two or more simultaneous crop during the part of the life cycle of each. A second row is planted after the first crop has reached its reproductive stage, but before it ready for harvest, often simply referred to as relay cropping, जैसे rice fallow pulses. एडवांटेज क्या है? बेटर यूज कर सकते हो, सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग से आप हायर इक्विवेलेंट यील्ड ले सकते हो, यील्ड की स्टेबिलिटी आएगी, नंबर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, रिड्यूस द पेस्ट वगैरह कम करेगा, इंप्रूव द सॉइल हेल्थ। उसके बाद सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, सीक्वेंस के हिसाब से हर साल कौन कौन सा कर रहे हैं, इसमें आपका ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप इन सीक्वेंस इन द सेम फील्ड ऑफ लैंड इन ए फार्मिंग ईयर। द सक्सीडिंग क्रॉप इज प्लांटेड आफ्टर द प्रीसीडिंग क्रॉप हैज बीन हार्वेस्टेड। उसके बाद क्रॉप इंटेंसिफिकेशन ओनली
इन टाइम डायमेंशन। देयर इज नो इंटरक्रॉप कंपटीशन, या इंटरक्रॉप का नहीं है, जैसे डबल ट्रिपल और क्वाड्रेटर क्रॉपिंग, ग्रोन 2 3 और 4 क्रॉप्स रिस्पेक्टिवली ऑन द सेम लैंड इन ए ईयर ऑफ सीक्वेंस। डबल क्रॉपिंग में राइस कॉटन, ट्रिपल क्रॉपिंग में राइस पल्सेस और राइस अगेन, क्वाड्रिलेप का टोमेटो, रिजगोल्ड, अमेरेंथस एंड वेरीगोल्ड। प्लेटून में आप लोगों को पता है कल्टीवेशन क्रॉप रीग्रोथ आफ्टर हार्वेस्ट, इसी में आप नाइट्रोजन वगैरह फिर खाद वगैरह डाल के हार्वेस्टिंग के बाद दोबारा उसको वो नहीं करना, जस्ट जिसकी स्टेज है उसी में आपको दोबारा करना, जैसे सोरगम, शुगर केन। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब जो फ्यूचर में हमारी जनरेशन है उनको रिसोर्सेज सौंपने के लिए जो एग्रीकल्चर हम बोल सकते हैं, ताकि जो इन्वायरमेंट पे डिग्रेडेशन ना हो एंड वाटर जो आपकी सोइल पे ज्यादा स्ट्रेस ना आए। तो प्रॉफिटेबली, या फिर हम बात कर सकते हैं प्रॉफिटेबली नहीं, इकोनॉमिकली, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो, overall risk farmer reduce होगा, pollution of the water is avoided, very little no pesticide use, ensure boost आपका short and long term profitability। तो long term profitability इसमें हम बोल सकते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, इसमें कौन कौन से होते हैं? सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ सोइल प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड इरिगेशन को करना है, तो प्रोटेक्शन अच्छे से करनी है, मिटिगेट करना है वीड्स डिजीज इन सबको, इंटीग्रेट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है, रिड्यूस द नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इंप्रूव द सोइल हेल्थ, मिनिमाइज द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय द यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स यूज करके, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट रखना है बाय द एग्रोनॉमिक और क्रॉप प्रोटेक्शन वगैरह करके, मैनेजमेंट सिस्टम टू कंट्रोल द वीड बाय प्रिवेंटिव मेजर्स, टिलेज, टाइमली इंटर कल्टीवेशन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है? बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज को एक साथ कंबाइन कर दिया। लाइक अगर बात करें क्रॉप फिश प्लस मशरूम, तो इसमें आपका क्या कहेंगे, ये वेटलैंड के थे, क्रॉप फिश और पोल्ट्री ये सब लगा सकते हो। ग्रासलैंड की बात करें, क्रॉप लगा सकते हो, डेयरी वहां पे कर सकते हो, बायोगैस कर सकते हो, क्रॉप डेयरी बायोगैस और सेरिकल्चर भी कर सकते हो, क्रॉप डेयरी बायोगैस एंड देन मशरूम और सिल्वीकल्चर। ड्राईलैंड में क्या कर सकते हो, क्रॉप लगा सकते हो, वोट लगा सकते हो, एग्रो फॉरेस्ट्री, और यहाँ पे साथ में हॉर्टिकल्चर बाग वगैरह लगा सकते हो। इसके बेनिफिट क्या है? हायर द प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, सस्टेनेबिलिटी आएगी, बैलेंस फूड मिलेगा, रिसाइकलिंग रिड्यूस द पॉल्यूशन को कम करेगा, मनी राउंड द ईयर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंक्रीज इनपुट एफिशिएंसी, standard of living of the farmer increase, better utilization of the land, labor and time। Then next, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड इसके कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होगा? प्रोडक्शन सिस्टम वेयर ऑल काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली, इंक्लूडिंग द ग्रेन्स, चाहे मीट हो, डेयरी हो, एग्स हो, या फिर फाइबर एज कॉटन, सारा का सारा आपका ऑर्गेनिकली होना चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब है मिनिमाइज यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक फॉर्म अवॉइड लार्ज और सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको यूज नहीं करना। नीड एंड स्कोप ऑफ फार्मिंग का क्या सिस्टम है ऑर्गेनिक का? इंक्रीज इन अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ कॉन्शियसनेस, ताकि आपके जो नए नए डिजीज और इन्फेस्टेशन आ रहे हैं बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड एंड जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट उनमें डाले जाते हैं, तो कंट्रोल द इंसेक्ट पेस्ट, तो डायरेक्टली ह्यूमन कंजप्ट एक काइंड ऑफ कंजप्ट कर रहे हैं। एंड देन ग्लोबल कंज्यूमर आर इंक्रीजिंग लुकिंग फॉर द ऑर्गेनिक फूड विच इज कंसिडर्ड सेफ एंड हैजार्ड फ्री। ग्लोबल जो प्राइस है यही बढ़ रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, पोटेंशियल इसमें ज्यादा है बाय द फैक्ट, जैसे इसमें आपकी जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी कम नहीं होगी, एंड जो अदर आपको हेल्थ बेनिफिट है वो भी आपको अलग। देन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लाइक लाइफ स्टॉक के लिए वाटर, क्रॉप रेजिड्यू, एक्वाटिक वीड, अर्बन सॉलिड वेस्ट, ये सब। इंडिया ऑफर ट्रिमेंडस स्कोप फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें लोकल मार्केट पोटेंशियल ज्यादा है। देन प्रिंसिपल क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, तो इसकी फुल फॉर्म हो सकती है IFO AM, क्या है? टू प्रोड्यूस फूड ऑफ हाई क्वालिटी इन सफिशिएंट क्वांटिटी में, टू इंटरेक्ट इन कंस्ट्रक्टिव एंड लाइफ इनहांसिंग वे विद आपका नेचुरल सिस्टम एंड साइकिल की सबसे देन सोशल एंड इकोलॉजिकल इंपैक्ट को वो करने के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम टू इंकरेज द इनहांस बायोलॉजिकल साइकिल, दीज आर जनरल एडवांटेज। क्या क्या है? न्यूट्रिशनल, पॉइजन फ्री, फूड टेस्ट बेटर, food keeps longer, disease and pest resistance, weed competitiveness and lower input cost, drought resistance, more profitability to greater food value, और produce consumer are willing more premium prices। disadvantage क्या है? प्रोडक्टिविटी कम हो गई, लेबर इंटेंसिव, कल्टीवेशन प्रैक्टिस रिक्वायर मोर लेबर स्पेशली फॉर द वीड कंट्रोल के लिए, क्योंकि आप पेस्टिसाइड यूज नहीं करोगे तो हैंड वीडिंग आप करोगे, इसमें आपको रिक्वायरमेंट है, स्किल की रिक्वायरमेंट है, like choice of alternative for the control of pest, lack of convenience in management compared to easier management like fertilizer application in conventional method।
सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? इको फार्मिंग हम बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल फार्मिंग, बायोडायनेमिक फार्मिंग एंड मैक्रोबायोटिक फार्मिंग। इको फार्मिंग क्या है? फार्मिंग इन रिलेशन टू इकोसिस्टम, इट हैज पोटेंशियल टू इंट्रोड्यूसिंग म्यूचुअली रेनफोर्सिंग आपका इकोलॉजिकल अप्रोच को यूज करके टू फूड प्रोडक्शन के लिए। इसकी एम क्या है? मेंटेन द सोइल केमिकली, बायोलॉजिकली एंड फिजिकली द वे नेचर कुड डू इट लेफ्ट अलोन। सोइल वुड बी टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्लांट ग्रोइंग आउट इट, फीड द सोइल नॉट द प्लांट। तो फीड करना सोइल को, प्लांट को नहीं। तो वॉच डॉग, तो वॉच वर्ड एंड स्लोगन ऑफ इकोनॉमिकल फार्मिंग, तो इसका ये स्लोगन आप देख सकते हो। देन बायोलॉजिकल फार्मिंग इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम बोल सकते हैं। बायोडायनेमिक फार्मिंग आपका बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिक एंड इकोलॉजिकली साउंड एंड सस्टेनेबल, इन सभी को एक साथ हम बोल सकते हैं डायनेमिकली। देन ड्राई लैंड की बात करें, इंडिया इज प्रिडोमिनेटली रेनफीड एग्रीकल्चर, अंडर विद बोथ ड्राई फार्मिंग होती है अभी एंड ड्राई लैंड फार्मिंग। इसमें आउट ऑफ 143 मिलियन हेक्टेयर ऑफ टोटल कल्टीवेशन इज ऑफ 70% रेनफीड है, याद रखना। ड्राई लैंड एरिया वेरिएशन करता है, एंड ड्राई लैंड अभी 50% के आसपास है, बट उस टाइम 42%। एंड इसके लिए हमने क्या बनाया था? क्रीडा, दैट इज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। क्लासिफिकेशन हमने इसका अलग अलग किया है। जैसे ड्राई फार्मिंग लेस देन 750 mm रेनफॉल है, ड्राई लैंड मोर देन 750 है बट लेस देन है 1150 mm। देन आपका रेनफेड फार्मिंग मोर देन 1150, यहाँ पे आपकी जो मॉइस्चर स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी। इनमें डिफरेंस देखने की कोशिश करें। सो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इट इज प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल क्रॉप विदाउट इरिगेशन ऑन द लैंड सेमी एरिड एरियाज में दैट रिसीव द रेनफॉल लेस देन 750 mm। रेनफीड में क्या होगा? प्रॉफिटेबली प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल क्रॉप विदाउट इरिगेशन ऑन द लैंड ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड कंडीशंस में रिसीव रेनफॉल ऑफ मोर देन 750 mm। रेनफीड फार्मिंग और इसमें डिफरेंस देखें, इरिगेटेड फार्मिंग क्या डिफरेंस? इट इज ए पार्ट ऑफ द ईयर क्रॉप इज ग्रोन वेयर द रेनफॉल इज रिसीव्ड देन थ्रू आउट द ईयर डिपेंडिंग ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी। क्रॉप्स वेराइटी हैविंग ड्रॉट टॉलरेंस, लेस वाटर रिक्वायरमेंट की होंगी यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू नीड क्रॉप और देयर वेराइटी इज सिलेक्टेड। ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप थोड़ा सा इसमें शॉर्ट रहेगा, डिपेंड अपॉन द नीड। मिक्स क्रॉपिंग इसमें कर सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगा यहाँ पे। प्योर क्रॉपिंग इज डन ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ मॉइस्चर, वन और टू क्रॉप्स इज पॉसिबल, मोर देन टू क्रॉप्स इन ए ईयर डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू वाटर अवेलेबिलिटी। Field is brought to deep to increase the infiltration of the water and no needs to deep conserve. Land is prepared immediately after rainfall. Land is prepared according to optimum condition, मतलब इसमें सारा डिपेंड करता है, हमारे पास वाटर है जो हमारा मन करेगा। रिस्क ऑफ फेलियर इसमें एक्सपेक्टेड टू थोड़े से ज्यादा है एज कम्पेयर टू इरिगेटेड में। इम्प्रूव इसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या सकते हैं? क्रॉप प्लानिंग आप अच्छे से कर सकते हो, प्लानिंग ऑफ वेदर आप देख सकते हो, क्रॉप को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसकी जगह दूसरी क्रॉप ले ली, क्रॉपिंग सिस्टम को समझ सकते हो, फर्टिलाइजर को यूज अच्छे से करें, रेनफेड वाटर मैनेजमेंट अच्छे से वापस स्टोर कर सकते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट, अल्टरनेट लैंड यूज को ले जाता था। एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ आंध्र प्रदेश, वी आर स्कीपिंग इट। एग्रोमेट्रोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड है, इतना आपको याद रखना है, मीन्स अर्थ और सरफेस। इतना आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बट विल डिस्कस। समझने के लिए किस टाइप का वेदर रहेगा, तो बाकी ये हमने इसमें देख लिया था अच्छे से। नाइट्रोजन इतना है, ट्रोपोस्फेयर, देखिए आप इनका समझ लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ट्रोपोस्फेयर होता है, तो टी, देन इसको जस्ट ट्रोपोपोज, जो टी है जहाँ पे जो चीज उसके जस्ट ऊपर उसी का पोज मिलेगा, तो ट्रोपोपोज जो को इसको कनेक्ट करेगा स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। एंड यहाँ पे जो उसका आएगा दैट इज लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, देन इसका अपर स्ट्रेटोस्फेयर। एंड यहाँ पे एस है तो टी के बाद एस, तो इसके ऊपर जस्ट इसका स्ट्रेटोपोज आएगा। देन मीजोस्फेयर है, मीजोस्फेयर में आपका इसके ऊपर थर्मोस्फेयर है, यहाँ पे कौन सा आएगा? मीजो का मीजोपोज, ये आपको याद रखना है। हाइट आप देख सकते हो, एंड टेम्परेचर आपका स्टार्टिंग में डिक्रीज, then increase, then decrease, then increase, and then decrease. Stratosphere, you have discussed number of time, so we are just skipping. मानसून रेनफॉल अवेलेबिलिटी, साउथ वेस्ट मानसून आपका देख लिया था, तो व्यू ऑफ बंगाल से उठता है, सॉरी साउथ वेस्ट मानसून जो आपका अरेबियन सी के कंटेक्स्ट में, जो 75% आपके रेनफॉल कंट्रीब्यूट करता है।
नॉर्थ ईस्ट माउंटेन आपका स्टार्ट होता है सितंबर के आसपास, एंड ये आपका तमिलनाडु में रेनफॉल होगा। वाटर एंड क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट, वेदर क्या होता है? शॉर्ट कंडीशंस ऑफ ए गिवन टाइम ऑफ ए गिवन प्लेस। वेदर आपका लॉन्ग कंडीशंस। इसको अगर डिफरेंशिएट करें, वेदर आपका टिपिकली फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जनरली कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर विच प्रेजेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजन। कि उस कैरेक्टरिस्टिक रीजन क्या क्या है? 25 to 30 ईयर एज तक टाइम बोल सकते हैं, इतना टाइम में। इसमें क्या होगा वेदर में? चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड स्मॉल लोकेलिटी में लार्ज पोर्शन ये रखता है। चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, लॉन्ग टाइम में। सिमिलर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेदर डिफरेंट प्लेसेस पे। सिमिलर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस यूजुअली हैव डिफरेंट क्लाइमेट, ठीक है। क्रॉप ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड यील्ड्स आर डिसाइडेड बाय द वेदर। क्रॉप की ग्रोथ एंड यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप हम देखते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है आपके वेदर में। अंडर abnormal वेदर कंडीशन, प्लान कैन अडॉप्ट शॉर्ट टर्म कंटीजेंट प्लानिंग, यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपको लेने पड़ेंगे। देन इफेक्ट कौन से इफेक्ट करते हैं? लैटिट्यूड आपको इफेक्ट करेगा। ट्रॉपिकल रीजन में है, सब ट्रॉपिकल में है, टेम्परेट में है, पोलर में है, तो इस टाइप से जो है दैट इज लैटिट्यूड। और रिलेटिव हुए हैं दैट इज एल्टीट्यूड। रेनफॉल में बात करें तो लेस देन 50, तो एरिड रीजन हम बोल सकते हैं इसको। 500-700 है तो सेमी एरिड, 750 से 1000 है तो सब एरिड, एंड मोर देन 1000 है तो ह्यूमिड। सॉइल टाइप की बात करें, सॉइल इज ए प्रोडक्ट ऑफ क्लाइमेटिक एक्शन ऑफ रॉक वगैरह ये सब। वाटर बॉडीज के आसपास हो, टोपोग्राफी हो, वेजिटेशन एक्सिड। स्केल्स ऑफ climate and their importance. Microclimate deals with the climatic picture peculiar to small areas, with the physical process that take place in the layer of air very near to the ground. Soil ground consider जो conditions हैं, characteristics of the vegetation, cover aspect of the slopes and state of soil surface. Relief forms, all these may create social local conditions of temperature, humidity, wind and radiation in the layer of air. माइक्रो क्लाइमेट छोटा में जो थोड़ा सा इससे ज्यादा 10 to 100 किलोमीटर की रेंज तक। मैक्रो की बात करें इससे भी थोड़ा ज्यादा रहेगा ये। इसकी रेंज की बात करेंगे किलोमीटर 2000 से 5000, कितने टाइम में इसको वो कर सकते हैं वर्टिकली 10 किलोमीटर तक, मीजो में 1 से 10 किलोमीटर तक। माइक्रो क्लाइमेट लेस देन 100 mm यहाँ पे 100 मीटर में, एंड वर्टिकली 200 मीटर तक। ऐसे बार आपका टाइम स्केल है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड तमिलनाडु किसने डिवाइड किया था? थॉर्नटोइन ने आपका, एंड मॉडिफाइड माथुर। इसकी जो कंडीशन दी थी मॉइस्चर इंडेक्स की 100 अपॉन T minus P upon P, and P is equal to precipitation, P is equal to potential evaporation and potential evapotranspiration। अब बात करें क्वांटिटी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। 100 एंड अबव आपकी क्वांटिटी है मॉइस्चर की, दैट इज पर ह्यूमिडिटी इसको बोल सकते हैं। 20 to 100 है तो ह्यूमिड कंडीशन 0 to 20, मॉइस्ट सब ह्यूमिड, -33 to 0 दैट इज ड्राई सब ह्यूमिड, -66 दैट इज सेमी एरिड, एंड -100 to -66 दैट इज एरिड कंडीशंस। नंबर ऑफ ह्यूमिड मंथ इन द एरिड में लेस देन 2 मंथ। ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 17%। सबसे ज्यादा कौन से का है? दैट इज 57%, इतना आपको याद रखना है। एंड मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स पूछ सकता है सब ह्यूमिड कंडीशन की 0.0 से 33.3 तक। सेमी एरिड का -33.3 से -66.6। एरिड की बात करें मोर देन 66.6, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। टेम्परेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन हमने किया था, यू कैन सी। Other element and their influence in different flow. Sun is the prime source of energy. Sun is the nearest star to the planet of Earth. Diameter sun का इतना है। ऐसे क्वेश्चन आई डोंट थिंक बनने। सोलर रेडिएशन पूछ सकता है। फ्लक्स ऑफ रेडिएशन इज radiant from the radiation heavily जो body emits short wave radiation near surface including the long range waves। रेडिएशन फ्लक्स क्या होता है? अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी एमिट कितनी हुई है, रिसीव्ड कितनी हुई है, ट्रांसमिट पर्टिकुलर एरिया पे, इसको रेडिएंट फ्लक्स बोलते हैं। एमिशन पावर क्या है? एमिशन की पावर दैट इज रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी emitted by a source, उसकी एमिसिव पावर हम बोल सकते हैं। वेवलेंथ बस इतना याद रखना, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वो कौन से की रहेगी, एंड सबसे आपकी कम किसकी? स्पेक्ट्रम। एंड इसमें इंफ्रारेड जो है इसकी सबसे हाईएस्ट, एसेंशियल फॉर थर्मल एनर्जी ऑफ द प्लांट। एंड अगर शॉर्टेस्ट की बात करें
सो 0.00 पर कॉस्मिक रेज अल्फा। एंड ये आप देख सकते हो रेंज हायर देन विजिबल वेवलेंथ इंफ्रारेड टू इंफ्रारेड टू द एल्बिडो जो होता है आपका रिफ्लेक्ट हो जाती है जो उसका प्रोपोर्शन। एल्बिडो इज द परसेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन टू इंसिडेंट रेडिएशन। प्योर वाटर का 5 से 10%, वेजिटेशन का 10 से 40, सॉइल का 15 से 50, अर्थ का 34 टू 43 है, क्लाउड का 55। हाईएस्ट किसका है आपका? स्नो का। फ्रेश स्नो वी कैन सी 75 टू 90%। इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल तो वैसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एक जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज मानसून आइसोबार, जहाँ पे सेम लाइन आपको प्रेशर की वो मिले। ये थोड़ा जियोग्राफिकल पोर्शन ज्यादा है। इक्वेटोरियल लो ट्रफ है, यहाँ पे जो विंड का मूवमेंट रहेगा इस साइड है, एंड यहाँ पे सब ट्रॉपिक अपोजिट चलता है। इसका वेरिएशन का कॉज क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कंटिन्यूअसली ड्यू टू सेवरल फैक्टर। द मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज इन द टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, वाटर वेपर कंटेंट एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। टेम्परेचर क्या होता है? हॉट एयर एक्सटेंड एंड एग्जिट लो प्रेशर। हॉट एयर आपकी ऊपर जाएगी, कोल्ड एयर हमेशा नीचे आएगी, एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जिट हाई प्रेशर। So the equator has low pressure due to prevalence of the high temperature, but poles have the high pressure. ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का पोर्शन ज्यादा है तो इसको ज्यादा वो नहीं करना। आप कंफ्यूज इतने जाओगे। कोस्टल एटीट्यूड आपसे पूछ सकता है, तो ये आप देख सकते हो 30 डिग्री के आसपास, 23 और 30। अब सी ब्रीज क्या होता है? दिन के टाइम में आपका जो गर्मी, अगर आप land is heated more than the adjacent body of the water, as it warm air from the land expand producing an area of the low pressure. The isobaric जो surface है being upward as a result of which the cooler air start moving across the coast line of the sea, and this is called sea bridge or onshore bridge. लैंड ब्रिज में क्या होगा? नाइट के टाइम में जो आपकी रेडिएशन है, लैंड इज कोल्ड देन द एडजेसेंट सी की वजह से, एंड द प्रेशर ग्रेडियंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द लैंड टू सी। तो लैंड से सी की तरफ जाएगी ठंडी हवा कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर से दिसंबर के आसपास आपका इंक्रीज बायोमेट्रिक प्रेशर इन द नॉर्थन इंडिया, नदर्न इंडिया में, एंड बायोमेट्रिक प्रेशर टू नदर्न इंडिया में। एंड जनरल आपका जो विंटर रेनफॉल है दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। क्लाउड cloud is an aggregation of the minute drop of the water suspended in the air at higher altitude is called as cloud. And आपके different type के हैं like cirrus nimbus, ये सब three rain region है, sunshine, terrain and front. अब type of cloud we will discuss. क्लाउड का क्लासिफिकेशन किसने किया था? इंट्रोड्यूस बाय ल्यूक होवार्ड। क्लाउड WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO classify the cloud according to their height appearance 10 categories में from the height cloud are grouped into 4 categories जैसे A B C and D started below there are subcategories and then main categories. Four cloud family which are different height of the troposphere. High level cloud 5 से 13 किलोमीटर तक, मीडियम 2 से 7, लोअर लेवल 0 से 2, क्लाउड विद वर्टिकल एक्सटेंडिंग 0 से 13। फैमिली ए में सीरस आएगा, इस टाइप के जो है ये। और आइस क्रिस्टल आर प्रेजेंट लुक्स लाइक विस्पी एंड फिदरी, तो फिदरी पूछे या फिर फिदर टाइप, सिल्की अपीयरेंस पूछे दैट इज सीरस। सन रेज पास थ्रू दिस क्लाउड एंड सनशाइन विदाउट साइड and does not produce precipitation. ये precipitation नहीं करते then इस टाइप से cirrus cumulus like cirrus cloud ice crystal are present in these clouds and look like ripe sand and wave of the seashore. seashore की wave की जैसे लगती हैं, globular mass जैसा लगता है, transparent with no shading effect and miracle sky इनको बोलते हैं। then cirrostratus इस टाइप की जो सिंपल आपका like about two clouds crystal are present in these cloud also look like the visual wave
and entire sky with the white milky appearance. So white milky, that is cirrostratus, and produce halo. सीरस एंड सीरोस्टेटस, अब इसका डिटेल में ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं। देन आपका हेल्टोस्टेटस, ये किस में आएंगे? दैट इज फैमिली बी। याद रखना हेल्टोस्टेटस पहले में जो सीरस वाले थे फैमिली ए में, हेल्टोस्टेटस में हेल्टोक्यूमुलस आता है, सॉरी फैमिली बी में हेल्टोस्टेटस क्यूमुलस सबसे पहले। दिस क्लाउड आर आइस वाटर इज प्रेजेंट, तो आइस वाटर प्रेजेंट है। देन ग्रेस और ब्लूइश ग्लोबुलर मास होता है, लुक लाइक शिप बैक एंड आल्सो नोन एज फ्लोक क्लाउड एंड वुल वाइट क्लाउड, इस टाइप के। Altostatus. In these cloud, water and ice are present separately. These are fibrous valent sheet of the grayish bluish in color. Produce coronus and cast shadow. Rain occurs in the middle and high altitude. Altocumulus. Altostatus इसको थोड़ा डीपली नहीं देखते। फैमिली सी में कौन से आएंगे? Like Stratocumulus. These are composed of water. Look soft and grey. Large globular mass इसका दिखता है आपका डार्कर देन द अल्टोक्यूमुलस से। लॉन्ग पैरेलल रोल्स जो हमारे बादल चलते हैं एक्चुअल में आपको लगता है वो ये वाले स्ट्रेटोक्यूमुलस। देन स्टेटस की बात करें, आर कंपोज ऑफ वाटर, लुक लाइक दीज आर रिजेंबल ग्रेस एंड मेनली आपका सीन इन द विंटर सीजन के टाइम में इसको हम देख सकते हैं। द निम्बोस्टेटस कंपोज ऑफ वाटर एंड आइस क्रिस्टल होता है, लुक थिक यू कैन सी एंड रिड्यूस द डे लाइट इफेक्टिवली, गिव स्टेडी। एकदम से जो प्रेसिपिटेशन होती है तो निम्बो एकदम से गिर रही है आप बोल सकते हो। एंड समटाइम लुक लाइक द इरेगुलर ब्रोकन शेपलेस शीट। फैमिली डी में क्यूमुलस, इस टाइप की जो हमारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। एंड क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलस में क्या होगा? कंपोज ऑफ वाटर विद द व्हाइट मैजेस्टिक अपीयरेंस विद द फ्लैट बेस, इरेगुलर डोम शेप, तो डोम शेप याद रखना बस क्यूमुलस में। क्यूमुलोनिम्बस की बात करें, अपर लेवल्स ऑफ दीज क्लाउड बॉसेस आइस एंड वाटर एट प्रेजेंट एट द लोअर बेस में, इस टाइप की। एंड दीज आर हैव थंडर head and towering evil to the look vertically. Drought. A drum drought can be defined by several ways. The conditions under which the crop failure to mature because आपका insufficient water supply की वजह से, रेन में आपके insufficient supply रही उसकी वजह से आपका you can see, and the situation in which the amount of water required for the transpiration and evaporation by the crop is defined, area exceed the amount of available moisture to the soil, and the situation no precipitation rain में कभी नहीं हुआ 15 days, more than 15 days continuously. Such length of non rainy called dry spells. Classification drought का meteorological drought, hydrological and agricultural. Meteorological में it is annual rainfall is significantly short of certain level, 75% of the climatological जो expected है normal rainfall से कम। then it's called meteorological. Hydrological में क्या होगा? like stream, river और इनके सूखने के कारण हम बोल सकते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर, सरफेस वाटर कम हुआ, देन वी कैन से टेबल जो ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट होगा। तो हाइड्रोलॉजिकल जो वाटर की वजह से ही ये आपका क्या है? सिग्निफिकेंटली आपका रेनफॉल की वजह से, एंड ये वाटर जो आपके प्रेजेंट है। देन एग्रीकल्चर ड्रॉट रिजल्ट इन inadequate rainfall followed by the soil moisture deficit. फ्लड, एक्सेस ऑफ वाटर यू कैन सी। फ्लड कब कब आए यू कैन सी, आसपास की ईयर याद रखिए, रिसेंट या T8 में भी कैन सी। एंड वैसे तो आपका अलग अलग टाइम पे मतलब अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है, नॉर्थ ईस्ट में प्रिविलेंट रहता है। वेदर फोरकास्टिंग, the climatic normals are the average value of 30 years of particular weather element. The period में भी एक वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है और एक ईयर। crop distribution, production and productivity depend upon the climatic normal of a place. If the crops are selected for the cultivation, then optimum climatic requirement are essential. कैसे किस किस के लिए हो सकता है? जनरल पब्लिक के लिए वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, फिशिंग के लिए, माउंटेनिंग के लिए, साइक्लोन्स को देखने के लिए आपको मतलब उनको वो करने के लिए, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिशियल के लिए, एविएशन करने के लिए, डिफेंस सर्विसेज, हर चीज में आपकी वेदर फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट। देन शिपिंग, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्री वगैरह। अब लॉन्ग रेंज ये कब तक है? शॉर्ट अगर पूछे अप टू 72 आवर, 0 से 2 घंटे भी नाउ कास्टिंग की बात करें। वेरी शॉर्ट रेंज 0 से 12 घंटे, मीडियम 3 से 10 दिन, लॉन्ग रेंज 10 से और अप टू ए मंथ। इसमें आप क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह डिसाइड कर
नहीं सॉरी, वो क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में आपका ज्यादा यूजफुल है, चार्ट वगैरह है ये आपके काम का नहीं। देन लास्ट टॉपिक वेदर, सॉरी ये आप देख सकते हो, हिस्ट्री ऑफ क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट दैट वर्क फ्रॉम द साइंटिस्ट ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक नेम विसेंट सेफर ने किया था, हु डिस्कवर द आइस क्रिस्टल एंड कैन इंड्यूस द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हम करवा सकते हैं। ये आपका 1970 तक चला था। क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, इसमें इफेक्ट ऑफ ड्रॉट की वजह से आपकी मिटिगेशन स्ट्रेटेजी होती है। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस जिसमें आपको प्रेसिपिटेशन इज एनकरेज बाय इंजेक्टिंग आर्टिफिशियल कंडेंसेशन। लाइक हम बात करें सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, suitable mechanism to induce the rain from the bearing clouds. How it works? Cloud seeding involves the use of water absorbent material to encourage the formation of the cloud. And आपका दुबई वगैरह में की जाता है that there could be increased crop production in areas where there is little water. This practice is already been implemented like Texas, Utah, though no without its share of controversy. The effectiveness of the cloud cannot be proven, and some worry may be actually cause harm. Cloud seeding in the following ways. अगर सॉरी ये रहा silver iodide seeding. Minute crystal of silver iodide produce a form of smoke, act as a efficient ice crystal nuclei at temperature below -5 degree. When these nuclei are produced from the ground generator, these particles are fine enough to diffuse with air current. Silver iodide is most effective nucleating substance because its atomic arrangement is similar to that of ice. तो उसकी वजह से सिल्वर आयोडाइड हम क्लाउड सीडिंग में देख सकते हैं। ड्राई सीडिंग यहाँ पे या फिर वार्म जो है उसमें सोडियम क्लोराइड वगैरह बताया गया। ड्राई आइस, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। एक और था वार्म क्लाउड, इसमें क्या लेते हैं कॉमन साल्ट। एंड लास्ट टॉपिक दैट इज रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो अबाउट द ऑब्जेक्ट और एरियाज फ्रॉम ए डिस्टेंस। किसी डिस्टेंस से आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर उसकी इंफॉर्मेशन लेनी विदाउट हैविंग फिजिकल कॉन्टेक्ट, उससे बिना कॉन्टेक्ट किए, विद ऑब्जेक्ट एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेटेड। इसमें यूज क्या कर सकते हैं हम इसका? दैट इज रिमोट सेंसिंग टेक्निक आर यूज इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड, जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द क्रॉप ग्रोथ के लिए, एस्टिमेटिंग द क्रॉप एरिया, फोरकास्टिंग द क्रॉप प्रोडक्शन, मैपिंग ऑफ वेटलैंड, ड्रॉट मॉनिटरिंग असेसमेंट। ये आपसे यही पूछेगा कौन कौन सी जगह पे इनको अप्लाई कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग को। फ्लड मैपिंग एंड डैमेज असेसमेंट, लैंड यूज कवर मैपिंग एंड एरिया अंडर द फोरकास्ट कवरेज, सोइल की मैपिंग करने के लिए, असेसिंग सोइल मॉइस्चर कंडीशंस के लिए, इरिगेशन और ड्रेनेज के लिए, असेसिंग आउटब्रेक ऑफ पेस्ट एंड डिजीज के लिए, एंड ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन देखने के लिए। इसके प्लेटफॉर्म क्या क्या है? थ्री प्लेटफॉर्म आर जनरली यूज फॉर द रिमोट सेंसिंग टेक्निक। दे आर ग्राउंड बेस्ड, एयर बेस्ड एंड सैटेलाइट बेस्ड। बस आपको याद रखना है इसमें आप इंफ्रारेड थर्मोमीटर, स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर, पायलट बैलून्स एंड रडार्स आर सम ऑफ द ग्राउंड बेस्ड रिमोट सेंसिंग। ये सारे के सारे ग्राउंड पे है। वाइल द एयरक्राफ्ट एंड रिमोट सेंसिंग, सिंस द ग्राउंड बेस्ड जो है एंड एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म आर वेरी कॉस्टली एंड लिमिटेड यूज, सिंस स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी हैज बिकम हैंडी फॉर वाइडर एप्लीकेशन। तो स्पेस आपका ज्यादा वो है बिकॉज स्पेस बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है बिकम हैंडी एंड रिमोट सेंसिंग टेक्निक। डिजिटल इमेज ऑफ प्रोसेसिंग आपका यूजिंग powerful computers, the key tool for analyzing and interpretation of the remote sense data. Advantage of satellite remote sensing, आप क्या क्या एडवांटेज हैं? सिनॉप्टिक व्यू आप ले सकते हो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से, रिसेप्टिविटी, कवरेज ऑफ द एरियाज, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ये सारी जो सैटेलाइट IRS इंडिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो ये पूछ सकता है लैंड लैंडसेट क्या है? एक इसकी सैटेलाइट स्कॉट फ्रांस की है, इंडिया की कौन सी है? IRS। इसमें जियो स्टेशनरी जो आज के कंटेक्स्ट में कितने एटीट्यूड पे? 36,000। इसके लिए इंस्टीट्यूट कौन से है? इसरो एंड डोस। रिमोट सेंसिंग एजेंसी दैट इज NRSA, रीजनल रिमोट सेंसिंग RRSSC, स्पेस एप्लीकेशन आपका सेंटर दैट इज SSC, एंड स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर एंड स्टेट अदर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और ICR के पास। बाकी इसमें आपसे डिटेल ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है उनसे आपको एलिमिनेट करके निकालना है बस। सो दैट्स इट।
इसका कुछ एक बेसिक हमने कवर करने की कोशिश की। एंड रेस्ट डिपेंड करता है, नेक्स्ट टॉपिक कुछ भी हो सकता है, बट वी विल ट्राई। अब यहाँ पे ज्यादा टाइम आपको ना लगाएं, क्योंकि 2-2 घंटे की क्लासेस इज यहाँ पे अटेंड करना भी आप लोगों के लिए मुश्किल है। एंड वी विल सी किस हिसाब से आगे प्रोसीड करें। एंड एक आपका टेस्ट होना है संडे को, तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऑनलाइन आपका लाइव टेस्ट होगा ऑन द वाइज ऐप, जिसमें आपको रैंक पता चलेगी उसी टाइम। एंड जो पैटर्न रहेगा, 17 सब्जेक्ट ऑफ दिस सिलेबस आपको डाले जाएंगे एंड 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद जो आपके मार्क्स आएंगे, या 50+ से आपके ऊपर आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं संडे को, इसकी अनाउंसमेंट विद इन 1 or 2 days वी विल अनाउंस। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।